आज के इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत की सिविलाइजेशन के बारे में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। YouTube पे जेन्युइनली बहुत कम देर पे लेक्चर खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता है। हम अगर आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा समय लेंगे एक्स्ट्रा। ये बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है भैया? मटेरियल चीज़ों का पूजा करना, अपने अंदर जो राक्षस शैतान जो छिपाए हुए उसका पूजा करना। क्या मतलब बात कर रहे हो? ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेकिन मेनली आपको समझ में आ गया कि यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जो इस पैराग्राफ में आप अपने शब्दों में लिख सकते हो उसका आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो अंतर है वो क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन ह्यूमन वांट्स को इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी करता है, लगातार बढ़ाता है, और इंडियन सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या करता है? रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ना, एक प्रतिबंध लगाता है उस पर कि हम लोग का अपने वांट्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये बोलते हैं अपने कंट्रीमैन को, है ना, दैट इज दैट वी मस्ट सन इट, मतलब सन इट का मतलब दूर रहना, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हम लोग को दूर रहना है उससे, हम लोग को नहीं अपनाना मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये महात्मा गांधी जी सीधा बोलते हैं। ऐसे लोग जो महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं मानते हैं ना, अभी मजा आएगा महात्मा गांधी जी की बातों को सुन के। आज हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश क्लास 12 के सिलेबस को, और आज पहला चैप्टर से हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यानी आपका जो रेनबो पार्ट 2 बुक है ना, उसमें जो पहला जो चैप्टर है उसमें जो लाइन बाय लाइन आप देख रहे होंगे, हर एक लाइन को हम पढ़ पढ़ के उसका मतलब बताते हुए चलेंगे। ऐसे मतलब एक तरफ आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक तरफ आपका हिंदी में लिखा रहेगा, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी चीज आएंगे वो सब चीजों को भी हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आप सब लोग को ना एक डर होता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आता है, वो डर खत्म हो जाए। और जेन्युइनली जब आप इस क्लास को देख लोगे, आपको इस चैप्टर पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से आराम से बढ़िया से ये चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको सच में शिद्दत से समझनी है, रटना नहीं है, चीजों को अगर बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो आ जाइए हमारे साथ पढ़िए, और हम आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस बहुत बढ़िया से टाइमली समाप्त कर देंगे, है ना। तो चलो जी, हम लोग आज पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहले क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को एक साल पूरा सफर तय करना है पूरा सिलेबस के साथ में, है ना। तो इसलिए आज ही आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लेना है। और पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, है ना। तो चलो जी, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या मतलब होता है? इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय, है ना। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, है ना, भारतीय सभ्यता। और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये चैप्टर को कौन लिखे हैं? ठीक है, ये चैप्टर को लिखे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये चैप्टर है क्या, अगर पूछा जाएगा ये बाबू क्या है, एस्से है, स्टोरी है, क्या है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक एस्से है, यानी एक क्या है, एक निबंध हुआ ये, ठीक है, एक निबंध हुआ, ठीक है। एस्से है यानी एक निबंध हुआ। तो कोई भी राह चलता इंसान अगर आपसे पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो एक निबंध है, ठीक है, एक एस्से है, जिसको कौन लिखे हैं, इस एस्से के एसेइस्ट कौन है, तो भैया महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी को तो आप सब लोग जानते होंगे, ये तस्वीर है, और इनके बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो हम कुछ पॉइंट्स लिख दिए। इसके बाद हम लोग राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो जी, नॉर्मली आपको यहां पे ये समझ में आया कि महात्मा गांधी जी हैं जो इस चैप्टर को लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को। यानी इस चैप्टर में वो बताते हैं भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है, इंडियंस का कल्चर कैसा है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसमें, है ना, एस्से के रूप में लिखते हैं। तो आज के इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत की सिविलाइजेशन के बारे में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी, सभी लोग मोबाइल फुल स्क्रीन करिए और सिंपल अच्छे से पढ़ाई करने में लग जाइए, है ना। देखो, महात्मा गांधी जी, इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अभी जहां तक बात करें इनका जन्म कब हुआ है, ये डेट आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पे? पोरबंदर इन गुजरात, मतलब गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका निधन कब होता है? 13 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला, है ना, बिरला कंपाउंड में इनका 1948 में 30 जनवरी को इनका निधन होता है,
ठीक है, मतलब जो नाथूराम गॉडसे था वो गोली मार देता है, आपको पता होगा, है ना। तो इनका निधन का जो डेट है वो 30 जनवरी 1948 है, कंपाउंड ऑफ बिरला। चलिए, महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, कि हम लोग बचपन से ही ये बात पढ़ते आए हैं कि राष्ट्रपिता कौन है, मतलब फादर ऑफ नेशन कौन है, तो हम लोग जानते आए हैं कि महात्मा गांधी हैं। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, और इन्हें हम लोग किस और रूप में जानते हैं, बापू के रूप में, है ना, बापू के रूप में। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अगर सवाल ऐसा आता है, हु इज नॉन एज ए बापू, है ना, बापू के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो भैया महात्मा गांधी, याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जाने जाते हैं। क्लियर ना। चलो, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी समझ में आ गया, ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। आपके बुक में कुछ कुछ लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 जो बुक है उसमें आपके लाइन लिखा होगा। चलो, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, उसके लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर के पहला लाइन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहले राइटर के बारे में समझ लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मतलब इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म और निधन के बारे में लिखा हुआ है, बॉर्न अक्टूबर 2, 1869, पोरबंदर, इंडिया, डाइड जनवरी 30, 1948, दिल्ली। ठीक है, मतलब आपको यह समझ में आ गया कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म होता है, और निधन होता है 30 जनवरी 1948 को, कहां पे, दिल्ली, कंपाउंड ऑफ बिरला में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या समझे कि एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन इंडियन लॉयर। एक क्या थे, इंडियन लॉयर थे, यानी भारतीय वकील थे ये। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, मतलब एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, एंटी कॉलोनियल का मतलब, कॉलोनियल होता है उपनिवेशवाद। जैसे क्या था ना, कि जैसे अंग्रेज लोग आया था तो इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया था अपना, है ना, ऐसे ही कॉलोनी उसका बहुत सारा जगह था, वो उपनिवेशवाद जो बना लिया था। तो महात्मा गांधी एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे, मतलब बोल सकते हैं उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी थे, कि नहीं, ऐसा चीज को वो स्वीकार नहीं करते हैं कि भाई जिसका जो देश है वो अपना अपना देश संभाले, वो ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग में से थे। एंड पॉलिटिकल एथिक्स, है ना, राजनीतिक एथिक्स थे, राजनीति के सदाचारी भी थे। ठीक है, हु इम्प्लाइड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, है ना, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, है ना, भारत को ब्रिटिश सरकार से भारत की आजादी के लिए उन्होंने नॉन वायलेंट, यानी एक तरीके से अहिंसात्मक रेसिस्टेंस, मतलब विरोध की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए वो अहिंसात्मक विरोध का शुरुआत की है, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, है ना, मतलब कि भैया अहिंसा के रूप में हम लोग विरोध करेंगे, कोई भी किसी को मारपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम शांतिमय तरीके से प्रदर्शन करेंगे कि अंग्रेज देश छोड़ के चले जाओ, है ना, इस तरीके का वो जो है बोल सकते हैं रेसिस्टेंस चालू किए। एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके बदले जब वो अहिंसात्मक रूप से विरोध करना प्रारंभ किए, तो इसके बदले वो इंस्पायर्ड किए, लोगों को प्रेरित किए, मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स, है ना, नागरिक अधिकार, और फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, और आजादी के लिए पूरे दुनिया में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे दुनिया में ये क्या फैलाए, वो लोगों को प्रेरित किए, इंस्पायर्ड किए, है ना, लोगों को और मनोबल बढ़ाए, कि मतलब अपनी अपनी देश की आजादी के लिए, एक नागरिक के अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहिए, है ना, और शांति में तरीके से उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी हुआ। ठीक है, आपको महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दिए हैं। अब हम लोग को सबसे पहला जो पैराग्राफ है उससे हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ हम देखें, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो शायद हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, है ना, लेकिन मेरा यहां पे कहना यह है कि आपका ये वीडियो YouTube पे उपलब्ध सबसे बेस्ट वीडियो में होना चाहिए, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे बना के आपको दे रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में 100% आए। तो हर एक पैराग्राफ पढ़ाने से पहले उसमें जो भी वर्ड मीनिंग है, जो लग सकता है, हमें लगता है कि शायद हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो पहले हम वर्ड मीनिंग बताएंगे उस पैराग्राफ का, और उसके बाद उस वो पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता है तो देखो, ऐसा समझ लो, ऐसा अब हम लोग ना जनरली क्या होता है, हम लोग जब कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हम लोग का ये लाइन होता है ना, ऐसे ऐसे करके एक लाइन गया होता है। ठीक है,
ऐसे ऐसे करके एक लाइन गया होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये पैराग्राफ एक हुआ, ठीक है। फिर यहां से एक और अगला लाइन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पे अगला लाइन स्टार्ट हुआ। तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का पैराग्राफ हुआ। पैराग्राफ जैसे 1, ठीक है, पैराग्राफ जैसे 2, पैराग्राफ जैसे 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ बदलते जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैराग्राफ जहां पे हम लोग कहते हैं। तो अब पैराग्राफ का यहाँ पे एक पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं ना पहला पैराग्राफ में क्या है। देखो कुल मिला के कितने पैराग्राफ है अगर अपने पहला चैप्टर में, तो हम लोग चलो एक बार हम आपको वो भी बता देते हैं, कुल मिला के कितने पैराग्राफ है। कुल मिला के 24 पैराग्राफ है। कितने हैं? 24 पैराग्राफ है। यानी आपको कुल मिला के 24 पैराग्राफ आज पढ़ने हैं, ठीक है, 24, जिसमें हम लोग पहला पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ से। इसमें जो वर्ड मीनिंग है वो चलिए समझिए। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकसित, ठीक है, कि जैसे इवॉल्व होना, जैसे ह्यूमन क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, ठीक है। B10 का मतलब होता है ना, B10 मतलब पीट देना। यहाँ पे B10 का मतलब है कि कोई पीछा ना छोड़ दे, है ना। ऐसा भारत इतना समृद्ध है कि इसको कोई पीछा नहीं छोड़ सकता, इसको कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई पीछा नहीं छोड़ सकता, कोई मात इसको नहीं दे सकता है ना। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे फोरफादर। एंसेस्टर्स का दूसरा एक शब्द है फोरफादर, जैसे हम लोग के जो पूर्वज होंगे, ठीक है, हम लोग के जो प्राचीन में लोग होंगे, हम लोग के दादा परदादा लोग, है ना, उनको कहते हैं एंसेस्टर्स। वेस्टर्नाइज, वेस्टर्नाइज का मतलब पश्चिमीकृत, कि हम लोग पश्चिमी देशों की चीजों को अपना ले। पश्चिमी देश मतलब जो पश्चिम इंग्लैंड वगैरह हुआ, ठीक है, अमेरिका हुआ, उन सब की चीजों को हम लोग अपना ले, उसको कहते हैं वेस्टर्नाइज, ठीक है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, या फिर बोल सकते हैं ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, ठीक है। ग्लोरी जो होता है महिमा या सुंदरता, ब्यूटी, है ना। पिटिबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? पिटिबल कंडीशन का मतलब होता है दया वाली हालत, है ना, बहुत ही बुरा स्थिति, बैड सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पिटिबल कंडीशन। तो पहला पैराग्राफ में यही कुछ वर्ड है जो आपको पहले बता दिए। अब चलते हैं पैराग्राफ हम पढ़ाते हैं और देखो आपको कैसे नहीं समझ में आता है, ठीक है, 100% समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग शुरुआत करते हैं। होप सो पहला पैराग्राफ आप सबको बढ़िया से समझ में आए। चलो जी, आई बिलीव, पहला लाइन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, है ना। आई बिलीव मतलब मैं मानता हूं, दैट की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, है ना। मैं मानता हूं कि सिविलाइजेशन इंडिया मतलब सभ्यता जो है भारत, है ना, वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है, इस तरीके से विकसित हुआ है, धीरे धीरे करके हमारी भारतीय सभ्यता क्या हुआ, धीरे धीरे करके विकसित हुआ है। अलग अलग चीजें, अलग अलग धर्म, सब चीजों से हम लोग का एक सभ्यता बना है ना, एक हम लोग का समाज बना है। तो मैं मानता हूं कि दैट द सिविलाइजेशन इंडिया इज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, है ना, कि इस तरीके से भारतीय सत्ता विकसित हुआ है, इसे कोई मात नहीं दे सकता है, कोई इसे पीछा नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, है ना। नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज, उस बीज से सोन बाय मतलब वो बीज, सोन मतलब बोए, जो बीज हमारे पूर्वज बोल के गए उसके बराबर कोई नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो बीज बो के गए उसके बराबर कोई नहीं है। यानी हम लोग का जो पूर्वज हम लोग को जो रास्ता दिखा के गए उसके बराबर कोई नहीं है, ठीक है। रोम वेंट, आप देख सकते हैं कि रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, रोम खत्म हो गया, ठीक है। ग्रीस सेड द सेम फेथ, है ना, ग्रीस का भी कुछ ऐसा ही भाग्य रहा, ठीक है। द माइट ऑफ द फेरो, है ना, माइट ऑफ द फेरो वाज ब्रोकन, है ना, जो फेरो जो होता है, फेरो कहते हैं उसको, ठीक है। इजिप्ट के जो है रूलर्स जो होते हैं, शासक जो होते हैं, उसको कहते हैं फेरो, है ना। तो फेरो का भी जो बोल सकते हैं कि जो माइट था, जो उसका जो है ताकत था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान भी एक तरीके से देख सकते हैं कि पश्चिमीकृत बन गया, वो वेस्टर्नाइज बन गया, पश्चिमी देश को अपना लिया, उसकी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि चाइना क्या कर रहा है। मतलब यहां पे ये बताते हैं कि बहुत बहुत प्राचीन सभ्यता था, रोम की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध सभ्यता था, समाप्त हो गई। ग्रीस का भी कोई वैसा ही हाल हुआ, ग्रीस भी खत्म हो गया, ठीक है। फेरो जो है बहुत इजिप्ट का जो है शासक हुआ करता था, वो भी समाप्त हो गया। जापान देख सकते हैं वेस्टर्नाइज बन गया, अपनी सभ्यता को छोड़ के पश्चिमी देश की सभ्यता को अपना लिया, ठीक है। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ, है ना, समहाउ कुछ हद तक बोले, समहाउ किसी भी तरीके से और अदर
अन्यथा अगर हम बोले साउंड एट द फाउंडेशन, है ना, अभी भी भारतीय सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो अभी भी, है ना, भारतीय सभ्यता अपने फाउंडेशन पर है, यानी अपने फाउंडेशन पे, यानी अपने नींव पे अडिग है, अपने नींव पे भारतीय सभ्यता अभी भी अटल है, खरा है। ठीक है, भारतीय सभ्यता अभी तक वहीं का वहीं है। मतलब यहां पे बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत की सभ्यता इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई मात नहीं दे सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, है ना, उस बीज के बराबरी कोई नहीं कर सकता जो हम लोग के एंसेस्टर बो के गए, यानी हम लोग को एंसेस्टर्स, हम लोग के पूर्वज जो हम लोग को रास्ता दिखाए हैं, हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बोलते हैं कि रोम की सभ्यता समाप्त हो गई है, ग्रीस का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। ठीक है, फेरो का जो है ना, फेरोन वगैरह जो इजिप्ट का शासक हुआ करता था, वो सब भी समाप्त हो गया। ठीक है, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब सब अपनी अपनी सभ्यता को खो चुका है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर एट साउंड एट फाउंडेशन, मतलब लेकिन भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत जो है अभी भी कुछ हद तक बोले तो भारत अभी भी अपने नींव पे अडिग है ना, भारत अभी भी अपने जो उसका फाउंडेशन था, जो उसका बेस था, अभी तक भारत अटल है, भारत अभी तक अलग नहीं हुआ है, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये यहां पे बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बताएं कि भारत की सत्ता को कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता, इसको कोई मात नहीं दे सकता, सबकी सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन भारत अभी भी अपने सत्ता, अपने वसूलों पे खड़ा है। ठीक है, चलो पैराग्राफ नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। इसमें यहाँ पे बोले हैं इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अटल। ठीक है, इमूवेबल का मतलब होता है अटल। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, स्टॉलिड का मतलब होता है मंद बुद्धि, है ना, कम दिमाग वाला, मंद बुद्धि। ठीक है, भारत के लोगों को ऐसा बहुत लोग बोलते थे पहले, स्टॉलिड है, मंद बुद्धि का है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग हैं। ठीक है, मेरिट, मेरिट का मतलब होता है गुण, योग्यताएं। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभवों का गठरी, है ना, भारत के पास भैया एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस है, अनुभवों का गठरी है। हम लोग देखे हैं, जो रास्ता हम लोग देखे हैं ना, जो रास्ता पूर्वज चलते हैं, उस रास्ते, उस अनुभव वाली रास्ता पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब होता है आरोप, है ना, टेस्टेड का मतलब होता है परीक्षित, जो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं कि देखे हैं वो सही है, उस चीज को हम अपनाते हैं। डेयर का मतलब होता है साहस करना। थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना। ठीक है, कि हम कोई चीज थ्रस्ट कर रहे हैं, किसी पे थोप रहे हैं जबरदस्ती। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर रहना, और सीट एंकर का मतलब होता है मुख्य सहारा। सीट एंकर का मतलब मुख्य सहारा। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आप एक बार दोबारा से चाहोगे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो जी, हम लोग अब पैराग्राफ नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे सबकी सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन भारत की सत्ता अभी तक अटल है। इन सब के बीच, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अभी भी क्या है, इमूवेबल है, यानी अटल है। ठीक है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब ब्यूटी, सुंदरता, भारत की यही तो सुंदरता है। ठीक है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, है ना, भारत के पे एक आरोप लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है भारत पे, डैट की हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग हैं, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, स्टॉलिड का मतलब बोल सकते हैं कि जिद्दी लोग हैं। ठीक है, यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, इग्नोरेंट है मतलब बोल सकते हैं अनपढ़ है, अज्ञानी है, स्टॉलिड है यानी मूर्ख है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये जो बोल सकते हैं, ये जो आरोप लगाते हैं पश्चिमी देश भारत पे कि भारत के लोग क्या है, स्टॉलिड है ना, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, मतलब एक तरीके से भारत के लोग असभ्य है ना, अज्ञानी है यानी अनपढ़ है, स्टॉलिड है यानी बोल सकते हैं कि जिद्दी लोग सब हैं। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू इंड्यूस दैम टू एडप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें हम लोग इंड्यूस कर सके, उन्हें हम लोग फोर्स करें ये सब बोल के कि वो भी अपनी सत्ता को बदल ले। कि ये सब बोल देते हैं कि वो लोग मूर्ख है, अज्ञानी है, वो लोग मतलब जिद्दी लोग है, कि नहीं जो चीज हम फॉलो करें उसी को फॉलो करेंगे, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग को टोंट मार के हम लोग को कोई ऐसा इंड्यूस करे, हम लोग को फोर्स करें कि ये सब बोलने से ये लोग चेंज हो जाएगा, वो लोग पश्चिमी सत्ता को अपनाने लगेगा, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं इसका, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो भारतीय लोगों पर आरोप लगाते हैं, है ना, कि भारत के लोग यह असभ्य है, इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है, जिद्दी हैं,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग भैया क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए और एडप्ट कर ले चेंजेस को, है ना, बदलाव को अपना ले, नहीं हो सकता। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 में ही आगे बढ़ते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हम लोग की योग्यता के खिलाफ ये आरोप है। ये जो आरोप लगाते हैं लोग, है ना, कि भारत के लोग अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख हैं, तो कहीं ना अज्ञानी अनपढ़ और जिद्दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ज, ये जो आरोप लगाए जाते हैं, ये हमारी योग्यता के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, वॉट वी हैव टेस्टेड, हम लोग ने जो परीक्षित किया है, जो हम लोग ने देखा है, जो रिजल्ट हम लोग ने पाया है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभवों क्या पिटारा से जो हम लोग ने पाया है, ठीक है, जो आज तक हम लोग का अनुभव है और जो हम लोग ने टेस्ट किया उससे जो पाया है, वी डेयर नॉट चेंजेस, हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, उसमें बदलाव करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैनी थ्रस्ट, बहुत सारे लोग थ्रस्ट करते हैं, बोल सकते हैं कि मतलब एक तरीके से ऐसा कि हम लोग को ऐसा समझो कि थ्रस्ट का मतलब सिंपल कि उसे जिद करते हैं, कि उसे बोलते हैं। थ्रस्ट का भी जस्ट हम आपको बताएं ना कि थ्रस्ट मतलब होता है वो थोपना, बहुत सारे लोग हम लोग पे थोपते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हम लोग पे ऐसा करते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइसेस, बहुत सारे लोग आए और अपनी एडवाइस दिए, मतलब अपनी सलाह हम पे थोपे, है ना। अपॉन इंडिया, भारत के लोगों पर बहुत सारे लोग आए और अपनी अपनी सलाह दिए कि भारत के लोग जो है ना थोड़ा ऐसा, उन लोग को थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, नई चीजों को अपनाना चाहिए। ठीक है, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत अभी भी अटल है। सी का यहाँ पे यूज किया गया क्योंकि भारत को हम लोग माता कह के बोलते हैं, इसलिए सी रिमेन्स स्टडी, भारत अभी भी अटल है। ठीक है, दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी सीट एंकर है, मुख्य जो है बोल सकते हैं हम लोग का मुख्य जो बोल सकते हैं उम्मीद है, जो होप है, आवर होप है, हमारे होप का सीट एंकर है, मुख्य कारण है। ठीक है, कि जो भारत अभी भी अटल है अपने रास्ते पे, जो उसका बोल सकते हैं जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज लोग जो हम लोग को पाथ दिए हैं, जो रास्ता दिए हैं, जो सीड सोन किए हैं, जो बीज बोए हैं, आज तक हम लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। यही हम लोग का क्या है, ग्लोरी है, सुंदरता है कि हम लोग अटल हैं अपनी चीजों पे। ठीक है, तो ये अपने लोग का पैराग्राफ नंबर 2 तक हुआ। पैराग्राफ नंबर 1 में आप नॉर्मली जाने कि भारत जो है ना एक अपने बोल सकते हैं कि सबका अपना अपना सत्ता समाप्त हो गया, लेकिन भारत का सत्ता अभी भी अपने सिचुएशन पर है। पैराग्राफ नंबर 2 में देखें कि बहुत सारे लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग स्टॉलिड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, है ना, इग्नोरेंट हैं, यानी हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जिद्दी हैं। ठीक है, तो ये सब आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कुछ भी बदलाव कर ले, है ना। हम लोग ने जो पाया है, हम लोग के पास जो अनुभव है, जो हम लोग ने अभी तक टेस्ट किया है, उसमें उसके अनुसार हम लोग देखें कि क्या सही है, और हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और भारत अभी भी, बहुत सारे लोग आए अपनी अपनी एडवाइसेस थ्रस्ट किए, मतलब बहुत सारे लोग अपनी अपनी एडवाइसेस, सलाह जो है हम लोग पे जबरदस्ती थोपे, लेकिन हम लोग आज भी अपनी चीजों पे स्टडी हैं, है ना, रुके हुए हैं, और यही जो है भारत की सुंदरता है। ठीक है, और यही हम लोग का सीट एंकर है, हमारे आवर होप का, हमारे उम्मीद का यही मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें है पैराग्राफ नंबर 3 में ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटी करना, कर्तव्य करना। ठीक है, मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, मॉरलिटी का मतलब नैतिकता। इक्विपमेंट का मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, समानार्थी। इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विपमेंट बोले हैं, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट का मतलब समानार्थी, है ना, इक्विवेलेंट, इक्वल। ठीक है, गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छे आचरण। ठीक है, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पैराग्राफ 3 का वर्ड मीनिंग। आइए हम लोग इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 को भी पढ़ते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which point out to men the path of duty, है ना। civilization is that mode of conduct, civilization एक ऐसा जरिया है which जो point out to men the path of duty, जो मनुष्य को, है ना, point out करता है, बतलाता है the path of duty, है ना, कर्तव्य का रास्ता दिखलाता है। ठीक है, सभ्यता बोल सकते हैं कि एक ऐसा जरिया है जो बोल सकते हैं हमारे जो कर्तव्य है उसको दिखलाता है ना। सभ्यता एक ऐसा जरिया है जो हमारी एक मनुष्य का कर्तव्य को बतलाता है। ठीक है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, कि हम लोग का जो है क्या परफॉर्मेंस, क्या ड्यूटी का जो है कर्तव्य है उसका क्या परफॉर्मेंस है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और जो नैतिकता है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों जो है ना अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कि हम लोग अपने बोल सकते हैं कि फर्ज को, यानी हमारे जो फर्ज हैं उनका पालन करना और सदाचार के साथ करना, ये दोनों चीजें आपस में बदली जा सकती है, कन्वर्टिबल टर्म्स है।
ठीक है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, है ना। अगर हम लोग टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, हम लोग अगर नैतिकता का पालन करते हैं, नैतिकता का पालन करना मतलब सिंपल समझो, अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशन, हम लोग अपने दिमाग और अपने जो है पैशन, हम लोग का जो अपनी इच्छाएं हैं बोल सकते हैं, जो हम लोग का शौक है, उस दोनों पे क्या करना होगा, मास्टरी करना होगा, यानी विजय प्राप्त करना होगा, है ना, जीतना होगा हम लोग को, ठीक है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, है ना, मतलब इससे इसको करते हुए हम लोग अपने आप को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, है ना, गुजराती में बोल सकते हैं सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, है ना, एक अच्छा व्यवहार। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहां से, यहां से, गुड कंडक्ट से। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये वाला, ठीक है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ, द मैन द डैश, है ना, तो पाथ ऑफ ड्यूटी, ऑब्जेक्टिव बनता है। यहां पे बनता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन टू गुड कंडक्ट, ठीक है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये आपको बता दिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 के बाद 4 में आते हैं, ठीक है। 4 में कोई वर्ड मीनिंग कुछ टफ नहीं था, इसलिए कोई वर्ड मीनिंग नहीं दिए, पैराग्राफ 5 में देंगे, ठीक है। देखो, दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन करेक्ट है ना, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स, तो भारत में बहुत सारे लेखक हैं, हैव सोन, जो लिखे हैं, जो बताए हैं, ठीक है, हैज नथिंग टू बी लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हम लोग को दूसरों से कुछ नहीं सीखना चाहिए, है ना, हम लोग को कुछ भी, नथिंग, है ना, टू बी लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, हम लोग को दूसरों से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, एंड एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसे, ये जैसा है इसे ऐसा ही होना चाहिए, है ना। मतलब अगर ये परिभाषा सही है कि मतलब बेसिकली भारत अभी भी अटल है अपनी चीजों पे, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 में जो बताया गया है, ठीक है, कि गुजराती में जो सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, और ये सब चीज जो है ना, हम लोग को अगर मॉरलिटी, नैतिकता को समझना है तो हम लोग को अपने दिमाग पे काबू करना होगा। भारत जो है अभी भी अपने चीजों पे अटल है। अगर ये सब परिभाषा अगर सही हुआ, ठीक है, तो इंडिया, भारत के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो बोले हैं, है ना, कि भारत को किसी से कुछ नहीं सीखना चाहिए, ये जैसा है इसे ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में, और यहां पे देखिए क्या है, रेस्टलेस वर्ड का मतलब अशांत पक्षी, है ना, यानी बेचैन पक्षी, ठीक है। वांट्स का मतलब होता है चाहत, हम लोग की इच्छाएं जो होती है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। इंडल का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। पैशन का मतलब होता है भावनाएं। उसके बाद अनब्रीडेबल का मतलब होता है अनियंत्रित। उसके बाद है इंडलजेंस का मतलब होता है लुभावने, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ पैराग्राफ 5 में कुछ वर्ड मीनिंग हुआ। अब आइए पैराग्राफ नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मेन पॉइंट जो आएगा ना, जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जहां पे सब्जेक्टिव बन सकता है, वो सब चीजें हम बताएंगे, और उस अकॉर्डिंग बात करें तो पैराग्राफ नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, श्योरली बनेगा, देखना। हम आपको बताते हैं ना, पहले पढ़ा देते हैं फिर बताते हैं। वी नोटिस डैश, हम डैट, है ना, हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग ने अनुभव किया, हम लोग ने देखा, ठीक है। द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, कि हम लोग का दिमाग, माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन पक्षी है, ठीक है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, ठीक है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये क्या है, असंतुष्ट रहता है ना। हम लोग ने देखा कि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, है ना, कि हम लोग ने देखा कि हम लोग ने नोटिस किया कि माइंड, आवर माइंड, हम लोग का दिमाग जो है कि बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, द मोर इट वांट, उतना ही और चाहता है, ठीक है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है, ठीक है। मतलब यहां पे बोला गया है कि हम लोग ने देखा कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। जैसे कि हम लोग के पास होता है ना, कि हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग ना अभी बहुत गरीबी में है, कुछ एक नॉर्मल जॉब लग जाता तो हमें बहुत खुशी मिलता, है ना, लग गया जॉब। अब आपके मन में चलने लगेगा कि अब जॉब हो गया है ना, थोड़ा बहुत पैसा आता है, ये पैसा ना अगर आज हमें 40,000 का मंथली मिल रहा है तो ये हमें 60,000 का मिलने लगता है, तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं, तो आपको वो भी मिलने लगा। आपका अब ऐसा चलने लगा कि आज देखो, आज मेरे पास ये सब है, लेकिन इतना काम नहीं करना पड़ता ना तो अच्छा रहता। मतलब हम लोग का ना ख्वाहिश चलते रहता है। जैसे अगर हम लोग के पास साइकिल है तो हम लोग सोचेंगे मेरे पास बाइक होना चाहिए, बाइक हो जाएगा तो हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उससे खुश नहीं हो जाएंगे। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है। अब बाइक से सीधा आपको कार पे दिमाग जाएगा, कार रहता ना फिर अच्छा रहता, आराम से एसी में आराम से बैठ के चलते, ठीक है। कार भी हो जाएगा फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं हमें लग्जरियस कार चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, है ना।
तो भैया अलग अलग ये जो ख्वाहिश जो है, ये ख्वाहिश रुकता नहीं है, बढ़ते ही जाता है। इसीलिए बोले हैं कि वी नोटिस्ड एज, हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग ने देखा है, अनुभव किया है, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, कि हम लोग का दिमाग जो है एक रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। ठीक है, द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैशन, जैसे जैसे हम लोग अपने पैशन में इंडल्ग होते जाते हैं, घुसते जाते हैं, हम लोग अपनी इच्छाओं पे जैसे जैसे घुसते जाते हैं, द मोर अनब्रेडेबल दे बिकम, है ना, वैसे वैसे उतने ही अनब्रेडेबल हम लोग होते जाते हैं, उतने ही हम लोग बेलगाम होते जाते हैं, अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग की इच्छाएं बढ़ती जाती है, हम लोग अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं होते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, है ना, Therefore, इसलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वज जो है ना, हम लोग को इंडल्जेंस, जो हम लोग के ना बोल सकते हैं, जो लालच है, जो बोल सकते हैं हम लोग की जो इच्छाएं हैं, इंडल्जेंस का मतलब इच्छाएं ही होता है, जो हम लोग की मनोकामना है, जो हम लोग की इच्छाएं हैं, उस पे एक लिमिट सेट की है कि नहीं, ये एक नियंत्रण करो, इतना तक लिमिट है, इससे ज्यादा मतलब इच्छा मत रखो। ठीक है, दे सॉ दैट, वो देखते हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, है ना, हम लोग के पूर्वज देखते हैं कि हैप्पीनेस जो है, खुशियां जो है, लार्जली ए मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, मानसिक स्थिति है कि आप जैसा सोचो ना, आप वैसा आपका माइंड काम करेगा, है ना, कि मतलब हैप्पीनेस जो होता है, खुशियां, ये एक मेंटल कंडीशन है, आपका दिमागी स्थिति कैसा उस पर डिपेंड करता है खुशियां। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, और बहुत गरीब हैं तो आप बहुत ज्यादा नाराज होंगे, बल्कि आप देखते होंगे जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, अरे भाई इतना ही में वो अपना खुश रहते हैं, अमीर लोग और टेंशन लिए रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोलते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, है ना, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और ये सब चीजों को बतलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि माइंड इज ए डैश, तो माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा वाई महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी ऐसा क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, कि माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है, ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे बताना होगा ना, ये पूरा का पूरा लिखना होगा। महात्मा गांधी सेज माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, महात्मा गांधी कहते हैं माइंड एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज, है ना, क्योंकि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, है ना, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत चीजें और लिखना है, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको अलग से। ठीक है, लेकिन मेनली आपको समझ में आ गया कि यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जो इस पैराग्राफ में आप अपने शब्दों में लिख सकते हो उसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 5। अब हम लोग का पैराग्राफ नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे, है ना, और पैराग्राफ नंबर 6 को अब देखेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 6 के सारे वर्ड मीनिंग को पहले देखते हैं। इसमें अपने लोग का क्या बोला जा रहा है, इसमें अपने लोग का बोला जा रहा है कि डिस्यूडेड, डिस्यूडेड का मतलब क्या हुआ, रोकना, रोकना, मना करना, है ना, रोकना, डिस्यूडेड करना मतलब किसी चीज को करने से मना कर देना। लग्जरियस मतलब विलासिताएं, प्लेजर्स का मतलब होता है सुख, है ना, बोल सकते हैं हैप्पीनेस। प्लॉ का मतलब होता है हल, जो किसान के खेतों में चलता है ना हल, वो। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, जो घर होते हैं छोटे छोटे झोपड़ी वाला, है ना, घास फूस का। चलिए, उसके बाद इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है, मशीनरी का मतलब मशीन, है ना, मशीन जैसे होता है ना, कुछ चीज का मशीन होता है, उसका आविष्कार होता है। ठीक है, फॉर फादर का मतलब होता है जैसे आवर एंसेस्टर्स, पूर्वज। ठीक है, हम लोग के जो दादा परदादा लोग। ठीक है, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। मॉरल फेवर का मतलब होता है नैतिक धारणा। ठीक है, ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब होता है गहन विचार विमर्श, गहन चिंतन करना, है ना, ड्यू डेलिब्रेशन इसका मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 के लाइन बाय लाइन को देखते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी लोग मोबाइल फुल स्क्रीन में रखो और मेरे साथ बढ़िया से समझो, है ना, जरूरी है ये समझना। देखिए क्या है अपने पास, अभी तो सबसे पहले बोले थे कि माइंड जो है हम लोग का रेस्टलेस वर्ड है, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है। ठीक है, और उसके बाद बोले कि एक ऐसा देखा गया है कि जो हैप्पीनेस होता है ना, वो एक मेंटल चीजें हैं। ठीक है, मेंटल थिंकिंग है। ठीक है, कि मतलब हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा हम लोग खुश रह सकते हैं या दुखी रह सकते हैं। तो अब उसी के रूप में आगे भी बात होती है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है कि वो हैप्पी हो क्योंकि वो अमीर है, वो खुश होगा चूंकि वो अमीर है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और अनहैप्पी या दुखी होगा बिकॉज ही इज पुअर,
या फिर वो दुखी होगा क्योंकि वो गरीब है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अमीर होगा तो वो आदमी खुश होगा और जो व्यक्ति गरीब होगा तो वो आदमी दुखी ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, ना खुश होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग खुश होते हैं। ठीक है, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, आज जो है बहुत सारे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से बहुत गरीब हैं। ठीक है, जो बहुत गरीब हैं, अधिक गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन सब को देखने के बाद हम लोग जब देखें कि जरूरी नहीं कि एक अमीर व्यक्ति खुश हो और एक गरीब व्यक्ति हो तो वो दुखी ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा सोचते हैं ना वो ऐसा होते हैं। अगर हमें संतुष्टि है, हमें सेटिस्फाइड है हम अपनी चीजों से, तो बस हम संतुष्ट होंगे। ठीक है, ये नहीं कि और चाहिए और चाहिए, हमारा माइंड एक रेस्टलेस वर्ड बना के रखें। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड, यानी डिस्यूड का मतलब रोकना, मना किए, अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, कि भैया आराम और प्लेजर मतलब आनंददायक वाली चीजों से, है ना, ये जो है ना बोल सकते हैं कि ये आराम और आनंद वाली चीजें, प्लेजर्स का मतलब आनंद वाली चीजें से रोके हम लोग को, है ना, कि भैया ये जो है ना इतना विलासिता वाली चीजों पे, अलग अधिक अधिक लग्जरियस का मतलब कि कुछ काम हम खुद से कर सकते थे, नहीं, इसको तो बड़ा स्टैंडर्ड तरीके से हम क्यों करें, अरे मशीन मेरे लिए करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग के पूर्वज हम लोग को रोके इन सबसे। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हम लोग आज भी वही हल से मैनेज करते हैं सब खेती पथारी, खेत वगैरह, जो है ना, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो हजारों साल पहले था। ये महात्मा गांधी जी लिखते थे, तब ऐसा ही होता था, तब भी हल से ही चलता था। वो तो बाद में इतना ज्यादा विकास हो गया कि अब भाई हल से कोई नहीं करता है, अब सब ट्रैक्टर वगैरह आ गया। ठीक है, उस समय तक तो ये यही लिखे थे कि आज भी हम वही हल का उपयोग करते हैं जो हजारों साल पहले उपयोग किया जाता था। We have written the same kind of cottage that we had in former time, है ना, हम लोग के पास आज भी वही रिटर्न है, मतलब वही बचा हुआ क्या है, सेम काइंड ऑफ कॉटेज, वही टाइप का झोपड़ी आज भी हमारे पास है जो फॉर्मर टाइम में, जो प्राचीन समय में हुआ करता था जैसा। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हम लोग का इंडिजीनियस यानी हम लोग का देसी जो है एजुकेशन, शिक्षा जो है आज भी वही है जो पहले हुआ करता था, है ना, आज भी हम लोग का देसी शिक्षा वही है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में ही आगे लिखते हैं, वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कॉम्पिटिशन, हम लोग का जीवन का बर्बाद करने वाली कोई प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड और एंड चार्ज ए रेगुलर वेजेस, है ना, हर एक लोग, ईच फॉलोड, है ना, हर एक अलग अलग लोग जो है ऑन ऑक्यूपेशन, है ना, मतलब अपना अपना जो है पेशा फॉलो करता है, हर एक आदमी अपना अपना पेशा को फॉलो करता है और एक रेगुलर वेजेस, एक नॉर्मल, एक कमाई, साधारण कमाई कमाता है। हर एक आदमी, गांव में रहने वाला हर एक आदमी एक साधारण काम करता है, एक साधारण पेशा को फॉलो करता है और उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, वेजेस कमाता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरीज, ये नहीं है इसका मतलब कि हम लोग ये नहीं जानते थे कि मशीन को कैसे आविष्कार कर सके, ऐसा नहीं है। बट आवर फोरफादर न्यू डैट, है ना, हम लोग के पूर्वज जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, देखो ऐसा नहीं था कि हम लोग, हमारे पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोरफादर न्यू डैट, लेकिन हम लोग के पूर्वज, हम लोग के जो पूर्वज लोग थे, है ना, फोरफादर्स थे, वो जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम लोग अपनी दिल को ऐसी लुभावनी वाली चीजों की तरफ ले जाएं, ठीक है, वी वुड बिकम स्लैब्स, है ना, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, है ना, और हम लोग अपनी नैतिक चरित्र को, नैतिक आचरण को हम लोग खो देंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग के पूर्वज को ऐसा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ नंबर 6 में यहाँ तक आप देखें कि हमारे पूर्वज जानते थे कि मशीन का कैसा आविष्कार हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं करते थे। वो लोग समझते थे कि अगर हम लोग ऐसे चीजों की तरफ भागे ना, तो हम लोग जो है एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं गुलाम बन जाएंगे, इन सब चीजों का, मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। और आज सच में देखने को भी मिल रहा है कि हम लोग मशीनों के गुलाम है। कैमरा से ये वीडियो शूट हो रहा है, मोबाइल आपके हाथ में है, क्या है, मशीन ही तो है। ये सामने डिजिटल बोर्ड है जिसपे ये सब दिख रहा है, ये सब भी तो एक मशीन ही हुआ ना। ये सब 3-3 लाख का जो डिजिटल बोर्ड हुआ, इससे क्या हुआ, मशीन हुआ। हम लोग आज गुलाम बने पड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में ही। ठीक है, दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग यानी हम लोग के पूर्वज जो थे, फोरफादर, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, मतलब बहुत सारे गहन चिंतन के बाद, डिसाइडेड, ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब गहन चिंतन, बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद, डिसाइडेड, ये निष्कर्ष पे निकले, ये फैसला निकाले, दैट की वी शुड ओनली डू वॉट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, है ना। वे लोग ये निकाले कि हम लोग को वही करना चाहिए जो हम लोग हाथ पैर से कर सके, है
है ना। इतनी गहन चिंतन के बाद कि मशीनों का आविष्कार करे ना करे, इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सब कुछ देखने के बाद विथ ड्यू डेलिब्रेशन, देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इन सब गहन चिंतनों के बाद ये फैसला पे आए, ये डिसाइड किए कि दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, है ना, वही हम लोग को करना चाहिए जो हम लोग हाथ पैर के द्वारा कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। वो देखते हैं कि हम लोग का जो है ना हाथ जो है, हम लोग का जो हेल्थ जो है और हैप्पीनेस जो खुशियां हैं और हम लोग का स्वास्थ्य जो है वो कंसिस्टेड, वो लगातार बनी रहेगी इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, है ना। हम लोग अगर हाथ और पांव का उपयोग करेंगे तो हम लोग का स्वास्थ्य और हम लोग की जो है ना खुशियां वो बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, तो ये यहां पे देखते हैं कौन, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा हम लोग के पूर्वज देखते थे कि हम लोग अगर हाथ पांव से काम करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम खुश भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पूर्वज लोग डिसाइड किए कि मशीनों का आविष्कार नहीं करके हम लोग खुद से हाथ पांव से ही सारे कामों को करेंगे। पैराग्राफ 6 हो गया। अब चलो 7 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। एक एक पैराग्राफ खत्म होता जा रहा है और बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आता जा रहा होगा। हम देखो समय नहीं देख रहे हैं बच्चे, सही बात बता रहे हैं। YouTube पे जेन्युइनली बहुत कम देर पे लेक्चर खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता है। हम अगर आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा समय लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन ये समय आप जो दे रहे हो ना हमें, इस समय का बेस्ट आपको आउटपुट हम देंगे, है ना। ये चैप्टर का जब एक बार ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा तो आप याद रखना, ये पूरे चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना एटलीस्ट। चलो 7 नंबर पैराग्राफ में क्या क्या वर्ड मीनिंग है देखते हैं। रीजन, रीजन का मतलब तर्क देना, है ना, कोई एक विचार देना, तर्क देना, सलाह देना। ठीक है, इनकम्प्रेंसेस का मतलब होता है बोझ, है ना, भार। उसके बाद गैंग्स का मतलब होता है दल, ग्रुप। ठीक है, थेप्स का मतलब चोर, रोबर्स का मतलब डकैती। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्याकृति, वेश्यावृत्ति, वेश्याएं, है ना। वाइस का मतलब होता है बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब फलने फूलने लगना, वाइस फ्लोरिशिंग मतलब बुराई फैलना। उसके बाद रॉब्ड का मतलब होता है लूटा जाता, है ना, लूटा जाता है, रॉब्ड का मतलब लूटा जाना। ठीक है, तो ये हुआ पैराग्राफ नंबर 7 का कुछ वर्ड मीनिंग। आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 को अब समझते हैं। ठीक है, इसमें अपने लोग का बोला गया है दे फर्दर रीजन्ड लार्ज सिटीज। देखो हमारे पूर्वज तो बताए कि हम लोग को हाथ पांव से ही काम करना चाहिए। ठीक है, दे फर्दर रीजन्ड लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर ऑफ यूजलेस इनकम्प्रेंसेस एंड दैट पीपल वुड बी नॉट हैप्पी इन देम, है ना। दे फर्दर रीजन लार्ज सिटीज, वे लोग लार्ज सिटी पर एक बोल सकते हैं एक तर्क देते हैं, वेयर ए स्नेयर, है ना, जहां पे एक जाल फैला हुआ है, एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस, इनकम्ब्रेंसेस का मतलब भार होता है, बोझ होता है, और बिना मतलब का भार है वहां के लोगों के दिमाग पे। ठीक है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और वहां पे लोग खुश नहीं है। ठीक है, शहरों में जो है ये बताते हैं, शहरों के बारे में बताते हैं, एक तर्क देते हैं कि वहां पे ना एक जाल फैला हुआ है शहरों में। ठीक है, जो बेकार का बोझ बना के रखा हुआ है लोगों के दिमाग पे, है ना, और पीपुल जो लोग हैं वहां पे वो लोग भी हैप्पी नहीं है, वहां पे खुश नहीं है मेरे शहरों में। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहां पे क्या है, गैंग्स ऑफ, चोरों का जो है ना बोल सकते हैं झुंड है, डकैतों का, रॉबर्स का झुंड है, प्रोस्टिट्यूशंस मतलब वेश्याओं का झुंड है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और वाइस फ्लोरिशिंग, वाइस का मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब फैलना, और वहां पे बुराइयां पसर रही है शहरों में, जो मतलब जाल है ना एक तरीके से विचित्र सा, जिसमें लोग जो है एक तरीके से बोल सकते हैं क्या हो रहे हैं, लोग एक तरीके से वहां पे खुश नहीं रह रहे हैं। ठीक है, और वहां पे एक तरीके से चोर का, डकैत का, वेश्याएं का, ये सब का क्या है, ग्रुप्स है, वहां पे गैंग चलता है। ठीक है, वाइस फ्लोरिशिंग हो रहा है वहां पे, मतलब एकदम बुराई पसर रही है। इन दैम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वहां पे क्या है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पुअर मैन जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब जनता होते हैं, वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, वो अमीर लोगों के द्वारा लूट लिए जाते हैं, गरीब लोगों को अमीर लोग लूट लेते हैं। ठीक है, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए हम लोग के पूर्वज जो थे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे कि नहीं छोटे से गांव में रहना, सुखी संपन्न रहना है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 में आप लोग अभी ये देखो, पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, 7 भी हो गया, 8 नंबर पैराग्राफ पे आ जाओ, समझो। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवारें। ठीक है, सॉवरेन का मतलब होता है शासक, सॉवरेन का मतलब होता है शासक। ठीक है, सॉवरेंस का मतलब होता है शासकों, ऋषि का मतलब होता है ऋषियों। ठीक है, फकीर्स का मतलब होता है फकीरों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। फिटर का मतलब होता है अधिक उपयुक्त। ठीक है, मतलब फिटर लव, मतलब जैसे फिटर होता है ना अधिक उपयुक्त। ठीक है, अब यहाँ पे टीच का मतलब होता है सिखाने, लर्न का मतलब सीखने। कोर्ट का मतलब होता है अदालतें, लॉयर्स का मतलब होता है वकील, डॉक्टर्स का मतलब होता है डॉक्टर, बॉन्ड्स का मतलब होता है सीमाएं, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशे, सुपेरियर का मतलब होता है ऊपरी, वकील,
वेद वेद्य, है ना, डिपेंडेंट मतलब आश्रित, टॉलरेबली मतलब सराहनीय रूप से, ठीक है, फेयर का मतलब निष्पक्ष, थॉट्स का मतलब चालाक, ल्योर का मतलब होता है बहकाना, एवल का मतलब बुराई, नोटिसेबल का मतलब ध्यान देने योग्य, और इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से। क्योंकि भैया क्या ये सारे वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, हम कॉपी में लिख के याद करें, जरूरी नहीं है बच्चे, है ना। आप सब लोग मेरे साथ में जो पढ़ रहे हो ना, बस इसको एक मतलब के रूप में लो। जैसे हम कभी बुराई अगर एविल पढ़ेंगे तो उसका मतलब आप समझ लेना बुराई, हालांकि उसका हिंदी भी तो हम बताएंगे ना। कितना सारा चीज आप याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे इतना, फिर भी जितना हो सके जितना संभव है याद कर लोगे, अच्छा देगा, फायदा करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी से एग्जाम में सवाल पूछेगा, है ना, कि बताओ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, सीमाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको काम देगा चैप्टर को समझने में, पैराग्राफ को समझने में, ठीक है। आ जाओ हम लोग 8 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं, और 8 नंबर पैराग्राफ को हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड का मतलब क्या देखे, तलवारें। We they saw that king and their sword were inferior to the sword of ethics, है ना। they saw हम लोग के पूर्वज जो है वो देखते हैं, that kings जो राजाएं होते हैं, and their sword और उसकी तलवार जो होते हैं, were inferior जो बहुत तुच्छ दिखता है, राजा और उसकी तलवार बहुत तुच्छ दिखता है, that the sword of ethics मतलब नैतिकता का जो है तलवार जो होते हैं उसके सामने राजा और उसकी तलवार छोटी नजर आती है, ठीक है। एंड दे देयरफॉर इसलिए हमारे पूर्वज देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज और फकीर्स, इसलिए वो धरती के जो शासक थे, यानी कहने का मतलब जो राजा वगैरह जो राजा महाराजा जी होते हैं उसको इन्फेरियर माने हैं, तुच्छ माने हैं, किसके सामने, इस ऋषि और इस फकीर्स, है ना, ऋषि और फकीर के सामने, ऋषि और फकीरों के सामने राजाओं को जो है ना तुच्छ माने हैं हमारे पूर्वज। ए नेशन एक राष्ट्र विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे संविधान हो, एक राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जहां पे संविधान हो, लाइक दिस इस तरीके से, इज फिटर टू टीच अदर, है ना, वो बना हुआ है अधिक ज्यादा दूसरों को सिखाने के लिए, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ना कि दूसरों से सीखने के लिए, वो ज्यादा दूसरों को सिखाने के लिए बना हुआ है। जो देश जिसका खुद का संविधान हो, है ना, एक ऐसा राष्ट्र जिसका खुद का संविधान हो, वो बना है दूसरों को सिखाने के लिए, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन ये राष्ट्र जो है, हैड कोर्ट ये राष्ट्र के पास कोर्ट भी है, लॉयर्स भी है, एंड डॉक्टर्स इस राष्ट्र के पास कोर्ट है, लॉयर है, डॉक्टर है, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड सभी लोग एक दायरे के अंदर है, एक सीमितता के अंदर है, ठीक है। एवरीबडी न्यू दैट दीज पावर प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोफेशंस हैं, जैसे कि बात करें हम लोग का कोर्ट का, लॉयर का, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशन जो है ना, ये सभी जो है, ये सभी पेशे जो हैं, प्रोफेशन का मतलब पेशे, नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, ये जो है ना मुख्य रूप से सभी से शक्तिशाली प्रोफेशन नहीं है, सबसे शक्तिशाली पेशा नहीं है, सब लोग अपने अपने दायरे में ही रहते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8 में ही, मोर ओवर हालांकि, ठीक है, इसके अलावा दीज वकील्स एंड वेद ये वकील हैं और जो वेद हैं, ठीक है, ये वकील और वैद जो है, डिड नॉट रॉब पीपुल ये लोग लोगों को नहीं रोकते हैं। हालांकि बात करें, है ना, इसके अलावा अगर बात करें तो ये वकील और ये जो है ना वेद हैं, ये सब डॉक्टर वगैरह, ये सब लोगों को लूटते नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट वो लोग लोगों पर आश्रित माने जाते हैं, कि अगर लोग जाएंगे तभी तो डॉक्टर वकील चल पाएंगे ना। नॉट देयर मास्टर्स ये नहीं है कि डॉक्टर वकील बहुत मास्टर हो गया, उसका मालिक बन गया, बल्कि वो लोग लोगों पर आश्रित रहते हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, है ना, जो इंसाफ है वो सबके लिए समान है, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट और साधारण जो नियम है वो क्या है कि भैया कोर्ट को अवॉइड करो, है ना, मतलब कोर्ट कचहरी मत जाओ, कुछ भी विवाद हुआ, कुछ भी चीज हुआ तो कोर्ट कचहरी मत जाओ, अवॉइड कोर्ट। देयर वेर नो टॉट्स एंड ल्यूर पीपुल इनटू देम, ना ही कोई दलाल हुआ करता था, ना ही कोई ल्यूर मतलब बहकाने वाला लोग हुआ करता था उन सब में, पूर्वज लोगों में, ठीक है। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स और ये सारी बुराइयां जो है, इस एविल का मतलब बुराई, वाज टू नोटिसेबल मतलब बस देखा जा सकता था, ओनली इन अराउंड कैपिटल्स मतलब देश के राजधानियों के बीच जो है कहीं ना कहीं बस देखा जाता था कि ये सब बुराई थोड़ा बहुत वहां पसरा हुआ है। द कॉमन पीपल जो साधारण लोग होते हैं, लिव इंडिपेंडेंटली साधारणतः रहते हैं, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन और अपनी जो है कृषि पेशा को फॉलो करते हैं, ठीक है। दे एंजॉय ट्रू होम रूल और वो जो है अपनी सच्ची होम रूल को एंजॉय किए। मतलब कहने का मतलब ट्रू होम रूल क्या हुआ कि फर्स्ट में द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट। ट्रू होम रूल यहां से सवाल भी आता है, व्हाट इज ट्रू होम रूल, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ट्रू होम रूल, व्हाट इज ट्रू होम रूल के बारे में, ठीक है, कि एक ट्रू होम रूल, सच्चा होम रूल क्या था कि कोर्ट को अवॉइड करो, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट,
देयर वर नो टॉट्स एंड ल्योर पीपुल इनटू दैम, ना ही कोई दलाल हो, ना ही कोई बहकाने वाले लोग हो। दिस एविल वाज टू नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, बस ये सब जो है ना, बस ये सब बुराइयां जो है कैपिटल्स के अराउंड मिला करते थे। द कॉमन पीपुल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, दे एंजॉय ट्रू होम रूल। कि साधारण आदमी जो है गांव में रहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी खेती पथारी करते थे और अपना स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीते थे। यही हुआ ट्रू होम रूल। ठीक है, चलो ये हम लोग का पैराग्राफ नंबर कितना हुआ, 8 हुआ, 8 नंबर। चलो आ जाओ 9 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रसारित करना। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, ठीक है। गॉडलेस का मतलब होता है निरेश्वरवादी, जहां पे गॉडलेस मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, गॉड पे बिलीफ ही नहीं रहेगा, गॉड पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो गॉडलेस हो जाएगा। मदर्स ब्रेस्ट मतलब माँ की छाती, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग 9 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं बढ़िया से। इसमें है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, है ना। जो भारतीय सत्ता का हम डिस्क्राइब किए, वर्णन किए हैं, महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन हैज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो भारतीय सत्ता मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज, वही जो है इसके ऋषियों के द्वारा, वॉटरीज का मतलब ऋषि, वही जो है भारतीय सत्ता के बारे में वही ऋषि लोग भी वर्णन किए हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा है, ना ही कोई सभ्यता है, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, के सारे मनुष्य है परफेक्शन, एक बोल सकते हैं पूर्णता को हासिल कर दिया है कि जैसा चाहिए एक मनुष्य वैसा बन चुका है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कहीं पर। नो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, है ना। भारतीय सत्ता का जो रुझान बोल सकते हैं ऐसा है कि वो नैतिकता को फैलाता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि इमोरलिटी को मतलब अनैतिकता को दूर करता है, मॉरलिटी को फैलाता है वो, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए हम लोग का जो है भारतीय सत्ता है। जो भारतीय सत्ता महात्मा गांधी जी जैसे लिखे हैं वैसे ही ऋषि वगैरह भी भारतीय सत्ता को ऐसे लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग का पैराग्राफ नंबर 9 है। द लेटर इज गॉडलेस, जो पश्चिमी देश है वो क्या है, गॉडलेस है। लेटर का मतलब यहाँ पे, और बाकी जो है भारत तो भाई गॉड मानता है, भगवान में मानता है, लेकिन लेटर इज गॉडलेस, पश्चिमी देश जो है वो गॉडलेस है, भगवान के विहीन है, ठीक है। द फॉर्मर इज बेस्ट इन ए बिलीफ इन गॉड, है ना। और जो भारतीय लोग हैं वो लोग भगवान पे बिलीफ रखते हैं, गॉड पे बिलीफ रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, है ना। और ये समझने योग्य है और ये मानने योग्य है। इट्स बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ ऐसा देखा जाता है कि सभी लोग का व्यवहार ऐसा है कि वो क्लिंग का मतलब चिपका होना, ठीक है। जैसे माँ की छाती से बच्चा चिपका होता है, वैसे ही सभी पुराने लोग जो हैं वो इंडियन का जो पुराना सत्ता है उससे चिपका हुआ है। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू एज ए मदर ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा माँ की छाती से चिपका रहता है ना, वैसे ही जो लोग हैं वो भी प्राचीन सत्ता से चिपके हुए हैं, वो प्राचीन सत्ता को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे बताए हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में चलिए, हम लोग अभी भारतीय सत्ता को और अच्छे से समझ रहे हैं, क्या क्या बात हुई है, क्या क्या पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, ये बस अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 10 में है फ्रैंकली का मतलब होता है स्पष्टतया, ऑल कॉस्ट का मतलब सभी लागतों से, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक सत्ता। तो अभी तक बेसिकली हम लोग समझें कि भारतीय सत्ता और संस्कृति जो है इसके बारे में यहाँ पे बात की है कि भारतीय सत्ता और संस्कृति कैसी है। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि सब परफेक्शन अटेंड कर लिया, सब महान ही बन गया है, सब जगह कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। ये बताते हैं बड़े शहरों के बारे में कि बड़े शहरों में किस प्रकार से चोरी डकैती, है ना, हुआ करती है, वहां पे गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, ये सब रहा करते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्णन तो आज हम लोग किए हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में अब चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, कि मैं वेस्ट का यानी पश्चिमी देश है जैसे इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, उन सब का हेटर नहीं हूं, मैं नफरत करने वाला नहीं हूं, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, ठीक है। महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे वो बोलते हैं, क्या जबरदस्त बोलते हैं, ठीक है। मजा आ जाएगा सबको। ऐसे लोग जो महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं मानते हैं ना, अभी मजा आएगा महात्मा गांधी जी की बातों को सुन के, ठीक है। ये बोलते हैं देखो मैं पश्चिमी देश का कोई बुराई करने वाला हेटर नहीं हूं, ठीक है, कि मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई पश्चिमी देश वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं हूं कि उसको हेट ही कर रहा हूं, ठीक है। आई एम थैंकफुल
टू बेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, है ना। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वो कहते हैं कि मैं वेस्ट को, पश्चिमी देश का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने उसके साहित्य से, उसके वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य के बहुत कुछ सीखा। अब कहोगे भैया ये तो बड़ाई कर दी है ना कि पश्चिमी साहित्य से वो सीखे हैं बहुत कुछ, है ना। वो देखो अब ना अभी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं वेस्ट का नफरत करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि मैंने बहुत कुछ सीखा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सभ्यता से, है ना, वेस्टर्न लिटरेचर से, सॉरी वेस्टर्न लिटरेचर से, वेस्टर्न साहित्य से बहुत कुछ ये सीखे हैं, ठीक है। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है वहां का, आधुनिक सभ्यता, फॉर टीचिंग मी दैट, कि मैं थैंकफुल हूं, मैं शुक्र अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो हमें ये सिखलाया, फॉर टीचिंग मी दैट, कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी लोग अपनाते हैं ना, उस सभ्यता से हमने सीखा, जो हमें सिखलाया, उसके लिए थैंकफुल हूं, है ना, कि मॉडर्न सभ्यता से हमने सीखा। क्या सीखा अब देखो, क्योंकि मैं अभी तक तो बड़ाई कर रहे हैं, अब देखो, इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, है ना, अगर हम चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि भारत अपना पूरी ऊंचाई तक बढ़े, विकसित करे, विकास करे, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली दैट, है ना, मैं अपने कंट्रीमैन, मैं अपने लोगों से, मैं फ्रेंकली, एकदम बेखौफ, निश्चित रूप से ये बोलना चाहूंगा, है ना, दैट की आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मैं सालों दर सालों मॉडर्न सिविलाइजेशन को अनुभव किया हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी वहां रहते थे, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, तो भैया वहां पे हम रहते थे, हम इंग्लैंड में, तो हम वहां से कहीं ना कहीं आए हैं, तो हमें पता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, उसका अनुभव है मेरे पास, सालों दर सालों का अनुभव है। और मैं एक बात फ्रेंकली कहना चाहूंगा अपने कंट्रीमैन का, यानी अपने जनता, अपने देश के लोगों को, है ना, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, और मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक लेसन सीखा है ना, क्योंकि वे अभी तक बड़ाई कर रहे हैं, अभी जल्दी से बोलो ना, ठीक है। बोलते हैं आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने एक लेसन उनसे सीखा है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हम लोग को निश्चित रूप से उससे दूर रहना चाहिए, है ना। ये बोलते हैं कि मैं थैंकफुल हूं, मैं कोई हेटर नहीं हूं वेस्ट का, मैं थैंक्स करता हूं वेस्टर्न लिटरेचर से, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने ये सीखा, है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी ये सीखा, मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी थैंक्सफुल हूं कि भैया उनसे हम सीखे कि अगर हमें भारत को पूरी ऊंचाई तक ले जाना है ना, तो हमें निश्चित रूप से, मैं अपने सारे लोगों से कहना चाहूंगा, चूंकि मैं वेस्टर्न में रह के आया हूं, मैं जानता हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो मैं अपने सारे लोगों को फ्रेंकली बोलूंगा कि भाई साहब हमें उससे दूर रहना है ना, ऐसा मैंने सीखा है ना। इसलिए वो थैंक्स करते कि भाई हम वहां पे रह के सीख गए कि भाई हमको ये नहीं फॉलो करना है, ठीक है, हमको छोड़ना है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं अपनाना है। ये बोलते हैं अपने कंट्रीमैन को, है ना, दैट इज दैट वी मस्ट सन इट, मतलब सन इट का मतलब दूर रहना, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हम लोग को दूर रहना है उससे, हम लोग को नहीं अपनाना मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये महात्मा गांधी जी सीधा बोलते हैं। भाई सोचो कितना बड़ा बेइज्जती मारे हैं, एकदम घुमा दी ये बात को, ठीक है, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमने एक ही चीज सीखा कि भाई इसको नहीं अपनाना है, ठीक है, ठीक है। जैसे मानो तुम बोलोगे आदित्य भैया आपसे हम यही सीखे कि आपसे दूर रहना है, आपका क्लास नहीं देखना है। क्या मतलब बात कर रहे हैं, मतलब हम क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब कितना देर से हम वीडियो शूट कर रहे हैं मेरा क्लास नहीं देखोगे तो फिर क्या करोगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पैराग्राफ हो गया, 11 नंबर पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर पैराग्राफ पे अब क्या बोला जा रहा है ये भी सीखिए, ठीक है। इसमें वर्ड मीनिंग क्या क्या है समझिए पहले। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, पाठ करना, है ना, किसी चीज का, देवी देवता का पूजा करना, वर्शिप करना, है ना, इसको। ब्रूट का मतलब होता है जंगली, उग्र, यानी हम लोग के अंदर जो राक्षस है उसको कहते हैं ब्रूट, ठीक है। उसके बाद है अनएडल्टरेटेड, है ना, मतलब होता है निर्मल, या बोल सकते हैं जो परिपक्व नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऐसा अपरिष्कृत। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय, है ना, मतलब बोल सकते हैं जश्न, ठीक है। तो ये होता है, वर्ड मीनिंग बहुत छोटा सा है इसका। चलो हम लोग 11 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, ये आधुनिक सभ्यता हम बात कर रहे हैं, आधुनिक सभ्यता क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है जी, यहाँ पे इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, क्या ये भौतिकवादी का, भौतिक चीजों का पूजा पाठ है, क्या ये वस्तुओं का पूजा है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, जो हम लोग के अंदर बुराई है, ब्रूट है, उसका पूजा है, ठीक है। इट इज द अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, क्या ये जो है बोल सकते हैं कि ये जो है ना मटेरियलिज्म, ये बोल सकते हैं भौतिकवाद, आधुनिक भौतिकवाद का पूजा है, भौतिकता की पूजा है,
ठीक है। एंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रियम्फ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन हर एक स्टेप जो एक थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको जश्न नहीं मनाए कि अरे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, डांस ना करें, ठीक है, तब तक मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बात है, ये बोलते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है भैया, मटेरियल चीजों का पूजा करना, अपने अंदर जो राक्षस शैतान जो छिपाए हुए उसका पूजा करना, क्या मतलब बात कर रहे हो, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन अपने अंदर राक्षस छिपा के मशीनों से काम करवा रहे, अपने हाथ पैर को एकदम बैठा दिए हम निरस होके, है ना, अपने हाथ पांव से काम करो। यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन वाला हाल नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन वाला फॉलो करो। महात्मा गांधी जी ये चीज बोलते हैं कि हम लोग के पूर्वज भी चाहते थे एकदम जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि हम लोग हाथ पांव से काम करते हैं, ठीक है। हम लोग का ये 11 नंबर पैराग्राफ हो गया। 12 नंबर में भी कुछ खास वर्ड मीनिंग है नहीं, ठीक है, 12 नंबर में कुछ खास वर्ड मीनिंग है नहीं, इसका वर्ड मीनिंग नहीं दिए हैं, समझ लीजिए यहाँ पे। इट इज परहैप्स अननेसेसरीली, ये शायद अनावश्यक है या अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं तो ये शायद अनावश्यक होगा, ठीक है। टू वे मतलब मापना, मतलब तौलना, ठीक है, तुलना करना। द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यता का गुणों को एक तरीके से तौलना, मापना, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अनावश्यक नहीं तो बेकार है, ठीक है। कि दो सभ्यता को हम क्यों आपस में तुलना कर रहे हैं, हम जो कंपेयर कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, इंडियन सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये बेकार नहीं तो अनावश्यक है ना, ये अनावश्यक नहीं तो बेकार है भैया, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, इट इज लाइकली दैट, ये निश्चित है कि the west has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, कि वेस्ट जो है पश्चिमी देश वो इस तरीके से उसका सभ्यता इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, जो उसके जलवायु को सूट कर रही थी, उसके सराउंडिंग उसके आसपास को सूट कर रही थी, उस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग डेवलप्ड हुई है, अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार से वी हैव ए सिविलाइजेशन, जो हम लोग का सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, suited to our condition, हम लोग के शर्तों पर लागू रहा है ना। एंड बोथ आर गुड इन दैम ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहा है, अच्छा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि भैया अनावश्यक नहीं तो ये बेकार है कि दो सत्ता को हम आपस में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। भैया वेस्ट अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई है, उसको जिस प्रकार से सराउंडिंग्स थी, जैसे बोल सकते हैं वहां का क्लाइमेट था, जलवायु था, वैसे इवॉल्व हुआ है। उसी तरीके सिमिलरली आवर सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इवॉल्व है ना, आवर सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, हम लोग की शर्तों पे वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहा है, तो कंपेयर क्या चीज का बनना, ठीक है। ये हुआ 13 नंबर पैराग्राफ पे। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ वर्ड मीनिंग है, पहले ये समझ लेते हैं। क्या है अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ा, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, रेगुलेट करना, नियंत्रण करना, ठीक है, संचालन करना। इंसिविलियसनेस है ना, मतलब इसका होता है असंतुष्टता, असीम लालसा, ठीक है। उसके बाद है डिविनिटी का मतलब होता है ईश्वरता या देवत्व। उसके बाद है रेस्ट्रेन का मतलब होता है संयम, नियम, कानून, कंट्रोल, ठीक है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना, आस्था रखना, ठीक है। डिवाइन का मतलब होता है, डिवाइन पावर का मतलब होता है देवत्व शक्ति, देव शक्ति, ठीक है, दिव्य शक्ति, ये बोल सकते हैं हम लोग का। ये कुछ वर्ड मीनिंग हुआ 13 नंबर पैराग्राफ का। आइए ना समझते हैं, तो हम एक एक करके आपको बता देंगे सब कुछ। आ जाइए 13 नंबर में बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, जो मुख्य अंतर है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है ना, उसका जो मेन बात करें, जो मुख्य विशेषता है, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता जो है, जो अंतर है, बोल सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में, वो मेन विशेषता क्या है, अंतर में जो विशेषता बात करें, इज एन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, ह्यूमन वांट्स का जो वांट्स होता है, वांट्स का मतलब चाहत, जो इच्छा होती है मनुष्य की, उसको इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी कर देता है, उसको अनगिनत रूप से बढ़ा देता है, मनुष्य की बोल सकते हैं डिमांड को, उसकी वांट्स को, उसकी इच्छाओं को बढ़ा देता है, ठीक है। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और जो बोल सकते हैं प्राचीन सभ्यता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी अपने लोग का सभ्यता, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं है, इज एन इंपेरेटिव
रेस्ट्रिक्शंस अपॉन, है ना, वो एक तरीके से बोल सकते हैं एक निश्चित एक जरूरी रोक पे टिका हुआ है। हम लोग का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो रोकती है किसको, वांट्स को, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और इन सभी चाहतों को एक नियम कायदे के अंदर रखती है कि नहीं, अपनी इच्छा को, अपनी चाहतों को, अपनी वांट्स को कंट्रोल में रखो भाई, है ना, ये होती है। तो मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो अंतर है वो क्या है। मॉडर्न सिविलाइजेशन ह्यूमन वांट्स को इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी करता है, लगातार बढ़ाता है, और इंडियन सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या करता है, एक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ना, एक प्रतिबंध लगाता है उस पर कि हम लोग का अपने वांट्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है, ये यहां पे बात हुई। उसके बाद आगे देखो 13 नंबर पैराग्राफ में ही आगे है, द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसिविलनेस, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडर्न और वेस्टर्न इंसिविलनेस का मतलब होता है कि जो बात करें जो आधुनिक या फिर बोल सकते हैं पश्चिमी, अपने पास जो है इंसिविलनेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लालसा। ठीक है, जो वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है या मॉडर्न सभ्यता में जो लालसा है, जो पश्चिमी में जो लालसा है, ठीक है, अराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इंडेफिनिटी। पश्चिमी देशों में जो है ना ये लालसा जो है, ये जो है ना चाहत जो लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जीना जैसा है, या फिर एक देवी देवता के पर जो है ना बोल सकते हैं कुछ ऐसा दिव्य शक्ति पे भरोसा रखना, या फिर बोल सकते हैं देवी देवता के बोल सकते हैं आस्था की कमी वहां पे है। ठीक है, कि लोग एकदम भविष्य में जी रहा है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला चीज में, ठीक है, ऐसा वाला चीज में वो लोग जी रहा है, इसलिए इतना ज्यादा क्या है, लालसा है, इतना ज्यादा उन लोग में वांट्स बढ़ते जाती है। ठीक है, द रेस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो बोल सकते हैं जो प्रतिबंध है, जो संयम है, ठीक है, रेस्ट्रेन का मतलब संयम जो है, एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी एंशिएंट यानी प्राचीन, और ईस्टर्न का मतलब पूर्वी सभ्यता, यानी हम लोग का सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता वो लोग, पूर्वी सभ्यता हम लोग। पूर्वी सभ्यता एराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, एक आस्था के साथ, है ना, एक आस्था एक विश्वास से बना है। कौन, ये अपने लोग का पूर्वी सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, है ना, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, जो अपने अंदर है ना, खुद के बावजूद अगर बात करें, हम लोग का ये सभ्यता जो है ये एक विश्वास से बना है। ठीक है, इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, ये एक भविष्य में और साथ साथ एक दिव्य शक्ति में भरोसा रखता है। ठीक है, कि सब कुछ होगा, सब कुछ होते मना, सब धीरे धीरे हो, है ना, सब कुछ धीरे धीरे होगा, और एक देवी देवता पे भरोसा रखते हुए, है ना, कुछ एक डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति, इन सब पे भरोसा रखते हुए हम लोग का सभ्यता बना हुआ है, भारतीय सभ्यता। ठीक है, 14 नंबर पैराग्राफ पे आ जाओ। इसमें बोला जा रहा है क्या क्या वर्ड मीनिंग है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग वर्ड समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके लाइन बाय लाइन को देखेंगे। ठीक है, अभी चलो 14 में क्या बोला जा रहा है, देखिए। इमीडिएट का मतलब क्या होता है ना, अर्जेंट यानी तत्काल, सीधे बात करें, इमीडिएट, है ना, तुरंत। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं शानदार या फिर उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली। ठीक है, मैडिंग का मतलब होता है भड़काऊ, पागल करने वाला, है ना, कुछ ऐसा है, ऐसा भी मशीन बन गया जो मैड कर देता है, लोगों को पागल कर देता है अपने पीछे। गेम आजकल ऐसा बन गया, लोगों को बहका देता है ना। बार्टरिंग का मतलब होता है विनिमय करना, है ना, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना, सौदा करना। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। ठीक है, अल्पकालीन। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, सुख। ठीक है, आ जाओ समझियो यहाँ पे। अब ये तो वर्ड मीनिंग था, देख लिए, लाइन में समझते हैं ना, तब ना मजा है। देखो, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट, है ना, कुछ जो है इमीडिएट, कुछ तो तत्काल, और बहुत ही शानदार जो परिणाम आजकल देखने को मिला है मॉडर्न इन्वेंशन का, आधुनिक आविष्कारों का, आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट, इतना ज्यादा ऐसा है कि मेड कर देता है, पागल कर देता है, कि उसको रोकना संयम नहीं है, रोक नहीं पाते हैं लोग। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतना आधुनिक ऐसा ऐसा चीज बन गया जैसे गेम, भाई लोग पागल हो जाते हैं, रोक नहीं पाते, रेसिस्ट नहीं कर पाते, खुद को रोक नहीं पाते कि नहीं खेलना है हमें। ठीक है, ऐसा। बट हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, है ना, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मनुष्य का विजय, है ना, एक उसका विक्ट्री, उसकी जीत उसी में है कि वो उसको रेस्टेंस करे, है ना, मतलब उसको एक तरीके रेसिस्टेंस करे, मतलब उसको एक रेसिस्टेंस करे, यानी उस पर प्रतिबंध लगाए, उसको संयम रखे, उसको एक तरीके से अपने से दूर करे। ठीक है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मशीन हम पे हावी हो जा रहा हो। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग
अवे, है ना, हम लोग खतरा में हैं कि हम लोग एक तरीके से सौदा कर रहे हैं। क्या चीज? परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर, कुछ क्षणिक, मोमेंटरी प्लेजर, मोमेंटरी प्लेजर मतलब कुछ क्षणिक, प्लेजर का मतलब सुख, कुछ पल के सुख के लिए अपना परमानेंट गुड, अपनी जो है बोल सकते हैं कि जो अस्थाई संपत्ति है वो दे रहे हैं, अस्थाई संपत्ति, अपनी अस्थाई खुशियों को देके एक मोमेंटरी प्लेजर हम लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, अरे ठीक है हम लोग को थोड़ा सा आराम मिलेगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन को ले आते हैं, है ना। इससे क्या हुआ, हम मशीन पे काम कर दिए, अपने नहीं करते हैं, हम अपने बीमार पड़ गए, है ना, बैठे 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 यूं ही, है ना, बीमार पड़ चुके हैं हम, है ना, ऐसा वाला हाल हो गया है मेरा। तो बस वही समझ लीजिए, ठीक है, कि मतलब बैठे बैठे अपना हाल खराब हो चुका है, ठीक है, लेकिन मशीनों से काम करवाए जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी क्षणिक सुख के लिए अपनी पूरी बोल सकते हैं कि जो परमानेंट गुड है, जो हम लोग का स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको हम लोग बार्टर कर रहे हैं, उसको हम लोग सौदा कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग अब 15 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं और इसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है, पहले वर्ड मीनिंग को समझते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन बाय लाइन को देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब ज्यादा देर नहीं बाकी, अब थोड़ा ही देर में अब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आप सब लोग ना बहुत कुछ इससे जानने को मिलेगा आप सबको चैप्टर के बारे में, ठीक है। आ जाओ, देखो हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ड मीनिंग में पैराग्राफ 15 में डिस्कवरीज का मतलब क्या होता है, डिस्कवरीज का मतलब होता है खोज, है ना, कुछ चीज हम लोग डिस्कवर किए, कुछ कुछ चीज का हम लोग खोज किए, उसको कहते हैं डिस्कवरी होता है ना। हिंदुज्म का मतलब होता है हिंदू धर्म। उसके बाद है मार्वेलियस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना, बहुत ही आश्चर्यजनक कुछ बात है, उसको कहते हैं मार्वेलियस। उसके बाद अगर बात करें सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास वर्ड मीनिंग हुआ। अब चलो हम लोग इस पैराग्राफ को जो है ना अच्छे से लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए, जस्ट इन द वेस्ट, है ना, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, जैसे कि जिस प्रकार, है ना, पश्चिम में, जस्ट एज इन द वेस्ट, जिस प्रकार से पश्चिम में, है ना, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, कि वो लोग बहुत बहुत शानदार शानदार डिस्कवरीज किए, जैसे पश्चिमी में वे लोग जो है ना बहुत ही शानदार डिस्कवरीज, बहुत ज्यादा खोज किए, अच्छा अच्छा, इन मटेरियल थिंग्स यानी भौतिक वाली चीजों में, वस्तुओं में नए नए मशीन बनाए जैसे पश्चिमी देश, है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म यानी हम लोग भारतीय सभ्यता जो है हैड मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज, हम लोग उससे भी ज्यादा और अच्छा अच्छा शानदार शानदार खोज किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में, ठीक है, ऑफ द स्पिरिट एंड द सोल, अपने अंदर मन में, है ना, मस्तिष्क की शांति में, साइकोलॉजी में हम लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा खोज किए, उससे भी शानदार शानदार खोज जो हमारे मन को शांत रख सके, जो हमारे मन को कंट्रोल कर सके, ऐसी ऐसी बहुत ही मार्वेलियस हम लोग डिस्कवरीज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं जिस प्रकार से वेस्ट जो है एक तरीके से बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरीज, बहुत ही ज्यादा शानदार डिस्कवरीज किया है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म भी यानी इंडियन सिविलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बात करे बहुत कुछ उससे भी शानदार शानदार ये जो है ना चीजों का खोज किया है इन टर्म ऑफ बोल सकते हैं धर्म, है ना, धर्म में बात करें, है ना। उसके बाद में बात करें स्पिरिट में, सोल में, अपनी आत्मा में, है ना, अपनी बोल सकते हैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खोज किया है कौन, इंडिया, ठीक है, बोल सकते हैं अपने लोग का सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का अगला पैराग्राफ आता है 16 नंबर। अब छोटा छोटा पैराग्राफ है, तुरंत तुरंत समझ जाओगे। डेजल्ट का मतलब होता है क्या चीज, चकित हो जाना, मतलब चकाचौंध हो जाना, ठीक है, डेजल्ट मतलब आंखें चुंधिया जाना, ठीक है। उसके बाद इनेमोर्ड का मतलब होता है मोहित होना, हम लोग आकर्षित हो जाना, एट्रैक्ट होना, ठीक है। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, और प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोका यानी रोकना, ठीक है, स्टॉप्ड कर देना। तो ये अपने पास 16 नंबर पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग। आ जाओ इसमें क्या बोला जा रहा है ये हम लोग समझते हैं। बट वी हैव नो आईज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग का जो हिंदुज्म जो है ये भी बहुत ज्यादा स्पिरिट सोल रिलीजन में हम लोग का बहुत ही मार्वेलियस डिस्कवरीज किया है, बहुत शानदार शानदार। बट वी हैव नो आई, लेकिन हम लोग के पास आंखें नहीं है फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ये महान और ये इतनी अच्छी अच्छी खोजों को देखने के लिए हम लोग के पास आंखें नहीं है। हम लोग तो भौतिक वाली चीजों पे ही ज्यादा ध्यान देते कि अच्छा वो एक मशीन है वो आप हेल्प करेगा, ये नहीं देखते कि हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाला चीजों में डिस्कवरीज बहुत अच्छा अच्छा खोज हुआ है, अध्ययन हुआ है, शोध हुआ है, ठीक है। ये सब देखने के लिए हमारे पास आंखें कहाँ है, यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड, हम लोग डेजल्ड हैं, हम लोग क्या है, चकाचौंध में एक तरीके से चौंधियाए हुए हैं, जो मटेरियल प्रोग्रेस है, जो ये जो बोल सकते हैं भौतिकवादी जो विकास है, उस जो वेस्टर्न साइंस जो करता है, पश्चिमी साइंस पश्चिमी विज्ञान जो कर रहा है, जो बना रहा है नया नया मशीन वगैरह, नया नया वस्तुएं, हम लोग उसमें खोए हुए हैं, ठीक है।
आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि मैं वैसा प्रोग्रेस, वैसा विकास का बहुत ज्यादा प्रशंसक हूं। इनफैक्ट दरअसल अगर वास्तव में बात करें, है ना, वास्तव में अगर बात करें, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, है ना। और मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान जो है ना, भगवान जो है, मैं ऐसा सीम्स मानता हूं कि भगवान जो है हैज विजडम, हैज प्रिवेंटेड, है ना, भगवान ने ऐसा हम लोग को एक तरीके से विजडम दिया, ऐसा बुद्धि दिया है कि हम लोग को, भारत को एक तरीके से उससे प्रिवेंट किया है, रोका है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, उस तरीके का विकास का, मेटेरियल चीजों में विकास से रोका है, अलोंग दोज लाइन, उन सारे रास्तों पे चलने से, उन सारे विकास के रास्तों पे चलने से भारत को रोका है। ये जो है कहीं ना कहीं बुद्धि दी है भगवान भारत को कि वैसे प्रोग्रेस, वैसे विकास से बचो, है ना, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट, है ना, ताकि ये पूरा कर सके इट्स स्पेशल मिशन, एक खास मिशन को, एक खास बोल सकते हैं मिशन, एक खास जो हम लोग का जो बोल सकते हैं लक्ष्य जो है उसको पूरा कर सके, ऑफ रेसिस्टिंग रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, है ना, कि हम लोग इन, ताकि जो है इन सारे भौतिकवादी चीजों में ना फंसे, है ना, ताकि हम अपना खास लक्ष्य को पूरा कर सके, अपने खास एक गोल जो है, स्पेशल मिशन जो है उसको पूरा कर सके। ये बोलते हैं कि आज अगर ना मेटेरियल चीजों में अगर भारत प्रोग्रेस नहीं किया है, ये बोल सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया एक, बोल सकते हैं किया गया काम है, कहीं ना कहीं वो रोके हैं हम लोग को, है ना, ताकि हम लोग एक स्पेशल मिशन को पूरा कर सके। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से आप सब लोग, ये जो है पैराग्राफ नंबर 16 हुआ। 17 में हम लोग आते हैं, 17 नंबर पैराग्राफ में अब क्या बोला जा रहा है, इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। 17 नंबर पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, इसमें देखो क्या है अपने पास वर्ड मीनिंग, विटनेस, है ना, विटनेस का मतलब होता है गवाही दी, यानी गवाही। ठीक है, उसके बाद पार्सियन का मतलब होता है पारसी। तो अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 17 नंबर पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ है, तुरंत तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं आफ्टर ऑल, है ना, आखिरकार अगर बात करें, आफ्टर ऑल आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कि हिंदुत्व में भाई कुछ तो बात है। ठीक है, दैट हैज कीप्ट इट अलाइव टिल नाउ, कि आज तक ये अभी तक मतलब बना हुआ है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन को बनाया हुआ है। इट हैज विटनेस्ड, है ना, ये एक गवाही है। दैट फॉल ऑफ बेबोलिनियन, बेबोलिनियन का सत्ता समाप्त हो गया। ठीक है, सीरियन, सीरियन का भी सत्ता समाप्त हो गया। पार्सियन, पारसी का भी सत्ता समाप्त हो गया। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इजिप्ट का भी सभ्यता समाप्त हो गया। ठीक है, कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, है ना, भाई यहां पे बोलते हैं कि हिंदुत्व में कुछ तो बात है कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक बना हुआ है, नहीं तो देखो ना, बेबुलोनियन, सीरियन, पार्सियन, इजिप्शियन, ये सब सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। ठीक है, वेयर इज रोम, रोम कहां है, रोम जो था पहले कहां है अब। ठीक है, एंड वेयर इज ग्रीस, है ना, ग्रीस कहां है, वो भी सत्ता समाप्त हो गई। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या कहीं पे आप ये सारी सत्ता, बेबीलोनियन, सीरियन, पार्शियन, इजिप्शियन सत्ता आप कहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं ना ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, द इटली ऑफ गिवन, है ना, जो बोल सकते हैं इटली ऑफ गिवन है, गिवन का जो इटली है, और रेदर द एंशियंट रोम, या फिर प्राचीन रोम जो है। ठीक है, फॉर रोम वाज इटली, अब तो मतलब रोम वाज इटली, अब जो है रोम जो है इटली बन गया है, बस वही बात है। ठीक है, तो मतलब ये सारी सभ्यता अब कहां गई, समाप्त हो गई, या तो किसी से मिल गई या कहीं ना कहीं नष्ट हो गई, ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो भाई इतने भी मटेरियल चीजों में मत जाओ कि एक दिन सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। हम तो बोलते हैं कि भगवान आज तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कि हम लोग को एक स्पेशल मिशन पे लगाए हुए हैं, ताकि हम लोग इन सारे मटेरियल चीजों के प्रोग्रेस पे चकाचौंध में हम लोग खो ना जाए, डेजल्ट ना हो जाए। ठीक है, ताकि हम एक स्पेशल मिशन को पूरा ना कर पाए, ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने हम लोग को रोका है इन सब से। ठीक है, इन मटेरियल प्रोग्रेस से। 18 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। 18 नंबर में क्या है, वर्ल्ड फेमस मतलब विश्व प्रसिद्ध, कंस्ट्रेन, है ना, कंस्ट्रेन का मतलब बाध्य, है ना, बाध्य करना, मजबूर करना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। गो टू ग्रीस, है ना, अब बोलते हैं ग्रीस जाओ। ठीक है, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वहां पे एटिक सिविलाइजेशन बहुत प्रसिद्ध था। तो अब बोलते हैं कि गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, है ना। अब उदाहरण दे रहे हैं कि भाई कुछ तो बात है हिंदुत्व में, जो आज तक ये इंडियन सिविलाइजेशन आज तक बना हुआ है। ठीक है, नहीं तो सारा सभ्यता समाप्त हो गया, बेबीलोनियन, सीरियन, इजिप्शियन, है ना, सारा सभ्यता समाप्त हो गया। लेकिन हिंदुत्व का जब बात करें, जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, ये आज तक बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये बोलते हैं कि वेयर इज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस में जो एटिक सिविलाइजेशन था वो कहां गया, नहीं है। ठीक है, देन कम टू इंडिया, और फिर भारत आओ, वापस आओ इंडिया। ठीक है, लेट ऑन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, है ना,
एक पुराने प्राचीन जो बोल सकते हैं रिकॉर्ड जो है, लेख जो है, उसको पढ़ो, उसमें कुछ चीज लिखा होगा कि भारत के बारे में, भारत हमारा ऐसा है। एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो भारत में। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेन टू से, तुम कहने पे कंस्ट्रेन हो जाओगे, यानी बाध्य हो जाओगे, बाध्य यानी मजबूर हो जाओगे। यस आई कैन सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, और तुम कहने पे बाध्य हो जाओगे कि हाँ मैं देख सकता हूं यहाँ पे प्राचीन भारत आज भी जिंदा है। ठीक है, कि मतलब जो प्राचीन लेख है ना, आज भी भारत उन सारे मूल्यों पे चल रही है। तो मतलब तुम जो है कहीं ना कहीं आज अपने आसपास देखना, है ना, और तुम पाओगे, तुम कहने पे बाध्य हो जाओगे कि भारत, हाँ आज भारत अभी भी प्राचीन तथ्यों पे, प्राचीन जो है जीवन को जी रहा है। ठीक है, चलो 19 नंबर पैराग्राफ को देखो, और इसमें क्या बोला गया। डंग हिप, डंग हिप का मतलब होता है गोबर का ढेर। रिच ट्रेजर का मतलब होता है खजाने। स्पिरिचुअल लाइन का मतलब होता है धार्मिक वसूल, है ना, स्पिरिचुअल लाइन धार्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक, लाइंस का मतलब वसूल। ठीक है, रिच ट्रेजर का मतलब बहुत ही महंगा खजाना। ठीक है, डंग हिप्स का मतलब होता है गोबर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे बोलते हैं कि तुम भारत में पाओगे कि भैया यहां तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत तो हमें नजर आ रहा है। ट्रू, सच है। देयर वेर डंग हिप्स, हाँ ये भी बात है कि तुम जब आसपास देखोगे कुछ गोबर के छत्ते, गोबर के ढेर जरूर मिलेंगे। ठीक है, टू, है ना, वो भी साथ साथ गोबर के ढेर भी जरूर मिलेंगे। हेयर एंड देयर, यहां और वहां मिलना ही मिलेगा गोबर वगैरह। बट देयर आर रिच ट्रेजर बोरीड अंडर दैम, लेकिन एक महंगा खजाना उसके अंदर छिपा होगा वही गोबर के नीचे। ठीक है, एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड is that the end which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual line, और ये आज तक, है ना, सरवाइव कर चुका है। इसके पीछे यही रीजन है कि हिंदुज्म जो है, यानी हिंदुत्व जो है, वो एक सेट किया था इसका विकास कि भैया मेटेरियल प्रोग्रेस पे नहीं, हम लोग स्पिरिचुअल लाइंस पे जाएंगे, धार्मिक वसूलों पे चलेंगे, और इसलिए आज तक इंडियन सिविलाइजेशन सरवाइव कर पाया है, चल पाया है। नहीं तो कितने सारे सभ्यता आई और समाप्त हो गई। बहुत फेमस एटिक सिविलाइजेशन, उतना फेमस सभ्यता कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। ठीक है, 20 नंबर पैराग्राफ देखो। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, ऑन आवर कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हम लोग का जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, वो लोग इस पे आधारित नहीं है कि हम लोग की चाहत को, हम लोग की वांट्स को, हम लोग की इच्छाओं को बढ़ा देना, मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना, और हद तक बढ़ा देना। हम लोग का सभ्यता, हम लोग की संस्कृति, हम लोग का स्वराज ऐसा नहीं कहता है। सेल्फ इंटेलिजेंस, है ना, हम लोग खुद पे प्रतिबंध लगाते हैं, खुद पे रोक लगाते हैं। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, और हम लोग जो है ना अपनी वांट्स, अपनी चाहत को सेल्फ डिनायल, अपने से रोकते हैं, अपने से बस जो है अपनी चाहत को मारते हैं कि नहीं हमें अपनी वांट्स ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। हम लोग की सभ्यता, हम लोग का कल्चर, हम लोग की संस्कृति, हम लोग का स्वराज जो है हम लोग को ये सिखलाती है। ठीक है, चलो अब 21 नंबर देखो। 21 नंबर अपने पास क्या है, सूटेड का मतलब क्या है। सूटेड का मतलब होता है उपयुक्त, है ना, कि भाई हम पे क्या सूट कर रहा है। ठीक है, हम पे क्या ये टी शर्ट सूट कर रहा है, उपयुक्त है मेरे लिए, तो बस वही चीज। ठीक है, रुइन का मतलब होता है विनाश, तबाही, है ना, बर्बादी। ठीक है, रुइन करना, अपने से अपने, हम अपने आप को रुइन कर लिए, बर्बाद कर लिए। ठीक है, एडप्ट, एडप्ट का मतलब अपनाना, कि चलो भाई हम एडप्ट कर लिए कि भाई हमको इसी एनवायरनमेंट में रहना है, थोड़ा गर्मी लगेगा लेकिन चल रहा है। ठीक है, एजिमुलेट का मतलब होता है सहमति करना, चलो ठीक है एजिमुलेट हम कर रहे हैं, तुम्हारे बात हम सहमत है ना। करप्ट का मतलब होता है घुस जाना। करप्ट का मतलब क्या होता है, घुस जाना, मतलब एक तरीके से उसके अंदर विलीन हो जाना। ठीक है, छिप जाना, ये होता है। तो 21 नंबर पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग आप देखें। अब इसके साथ में चलिए हम आपको इस चैप्टर के मतलब ये जो है 21 नंबर पैराग्राफ के लाइन बाय लाइन बताते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसमें क्या है वो आपको बताते हैं। चलिए, इसमें है अपने पास यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस, है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता बात करें, है ना, यूरोप की जो सभ्यता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता, नो डाउटेड उन लोगों के लिए बहुत सूट करता है, उन लोगों के लिए उपयुक्त है, यूरोप के लोगों के लिए। बट इट विल मीन रुइन फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए बर्बादी साबित होगी इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग लगातार ऐसे ही अपना कॉपी करते रहे, मतलब उससे कॉपी करते रहे, उससे सीखते रहे। हाँ ये बात सही है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के लिए सही है, उसके लिए सूट करता है, उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी है इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसको कॉपी करने चले तो। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडप्ट एंड एजिमुलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल टू एजिमुलेट बाय अस, है ना। ये नहीं है कि हम लोग जो चीज मतलब बोल सकते हैं, एजिमुलेट कर सकते हैं, कि मतलब जो चीज हम लोग अपना सकते हैं वो चीज भी हम नहीं अपनाए, एजिमुलेट करें, अपनाना। एजिमुलेट का मतलब क्या होता है, अपनाना। हम लोग जो चीज अपना सकते हैं उसे भी नहीं अपनाए, लेकिन जो भी अच्छाई हम लोग अपना सकते हैं, बट, है ना, एज इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट crept into it,
लेकिन इसका ये इस बात नहीं है कि जो यूरोपियंस है, जो वो अगर मतलब बोल सकते हैं कि जो चीजें वो एजिमुलेट करके रखे हुए हैं, जो अपना के रखे हुए हैं, उनमें बुराई नहीं होगा और बुराई उनके हाथ नहीं लगा होगा। अगर हम लोग कोई चीज का अच्छाई को अपनाते हैं तो उसके साथ में उसका एविल भी पार्ट भी आता है, बुराई वाला भी पार्ट आता है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भैया कोई डाउट नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के लिए सेट करता है ना। लेकिन अगर हम लोग इफ बट इट विल बी मीन रुइन फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए बर्बादी होगा इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग उसको लगातार कॉपी करते रहे, ठीक है, अगर हम लोग उसको एडप्ट करते रहे तो वो भारत के लिए बर्बादी साबित होगा, ठीक है। 22 में हम लोग अब आ जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 22 नंबर पैराग्राफ का जो है कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, जो आपको हो सकता है नहीं पता होगा, वो सब वर्ड मीनिंग पहले बता देते हैं, फिर इस चैप्टर के मतलब सॉरी इस पैराग्राफ के लाइन बाय लाइन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें है इंसेसेंट सर्च, मतलब निरंतर खोज, लगातार डिस्कवरीज करना, ठीक है। कंफर्ट्स का मतलब होता है सुविधा, आराम, है ना। रीमॉडल का मतलब होता है अविकल्प करना या बदलना, अल्टर करना, ठीक है। आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, और पेरिस का मतलब मरना, दब जाना, उसके अंदर बोझ हो जाना, ठीक है। गोल्डन फ्लिक का मतलब होता है मृग तृष्णा, यानी स्वर्ण, बोल सकते हैं कि स्वर्ण के पीछे भागना, है ना, कुछ अच्छा चीजों के पीछे भागना। इनग्रेव मतलब बोल सकते हैं कि विचार करना, उकेरना, है ना, उस पर डिस्कस करना, ठीक है। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, और वेन का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 22 में यही कुछ वर्ड मीनिंग है। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पहले समझते हैं, ठीक है। इसमें है द इंसेसेंट सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, हम लोग जो लगातार अपना मटेरियल कंफर्ट, भौतिक जो है आराम को जो खोज रहे हैं, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इन सच एन एनविल, है ना, और उसमें जो है हम अपनी एनविल को, अपनी बुराइयों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गुना कर रहे हैं। आई मेक बोल्ड टू से दैट, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, मैं ये जो है ना स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बोल्ड रूप से कहना चाहूंगा, दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियन लोग जो हैं, यूरोपियन लोग को अपना खुद का ये दृष्टिकोण बदलना होगा, कि वो जो है मटेरियल कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, हर चीज के लिए मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उनको खुद का अपना जो है ना बोल सकते हैं कि आउटलुक बदलना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिसका वो गुलाम बन चुके हैं, अगर उसके नीचे वो उस वे के नीचे, उस बोझ के नीचे अगर नहीं दबना चाहते तो उनको अपना आउटलुक बदलना होगा, अपना दृष्टिकोण उनका बदलना होगा, ठीक है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है मेरा कहना गलत हो, मेरा जो हम जो अभी बोल रहे हैं हो सकता है मेरा ये कहना गलत हो। महात्मा गांधी जी ये बात लिखते हैं कि अगर हम लोग का जो है ना, हम लोग लगातार जो है भौतिक वाली सुख सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं, हम तो कहते हैं, महात्मा गांधी जी बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि जो यूरोपियन लोग हैं उनको खुद अपना दृष्टिकोण, अपना आउटलुक चेंज करना होगा, बदलना होगा। अगर उनको अपनी जो जिस चीज का वो गुलाम बन गए, मशीनों का, मटेरियल चीजों का, अगर उसके दबाव के नीचे, उसके वे के नीचे अगर नहीं दबना चाहते हैं तो उनको अपना आउटलुक चेंज करना होगा, ठीक है। आगे इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है मेरा कहना यह गलत हो, बट आई न्यू, है ना, लेकिन मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिक, इस मृग तृष्णा के पीछे अगर जाता है भारत, है ना, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, ये हुआ मौत के कोर्ट तक खुद से जाना, ठीक है। अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई यूरोपियन सिविलाइजेशन को क्या फॉलो करना, वो लोग तो खुद को अपना रिमॉडल करेंगे, अपने आउटलुक को चेंज करेंगे, अपने दृष्टिकोण बदलेंगे, ठीक है, कि नहीं मटेरियल चीजें नहीं, भाई स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं, है ना, धार्मिक वाले काम पे एकदम मन पे फोकस करते हैं, वांट्स को कम करते हैं, उसको खुद करना होगा, नहीं तो वो लोग खुद दब के मर जाएंगे उसके नीचे, ठीक है। लेट अस इनग्रेव, है ना, हम लोग को इनग्रेव करना चाहिए, उकेरना चाहिए, याद करना चाहिए, ठीक है, ऑन आवर हार्ट, अपने दिलों में, द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक है, उनके विचार को, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी जी का कहना है सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। टुडे इट इज सर्टेन दैट, है ना, आज ये निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जिनका अच्छा जीवन नहीं है, हाई लिविंग नहीं है, बहुत ऊंचा जीवन नहीं जी रहे हैं, एंड वी द फ्यू, लेकिन कुछ हम लोग में से हैं who profess to do the thinkings for the masses, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए सोचते हैं, उन सारे लोगों के लिए सोचते हैं जिनका लाइफ अच्छा नहीं है, ठीक है, हाई लिविंग जिनका नहीं है। रन द रिस्क, और जो लोग इनके बारे में सोचते हैं ना, उन गरीबों के बारे में, उनको रिस्क लेना पड़ता है, उनको एक खतरा लेना पड़ता है, मोल लेना पड़ता है। इन अ वैन सर्च, है ना, बहुत ज्यादा व्यर्थ रूप से सर्च करने के बाद, आफ्टर हाई लिविंग, है ना, मतलब व्हेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग मतलब ऊंचे मतलब जीवन का खोज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा भटके, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, है ना, अगर हम लोग ऊंचे बोल सकते हैं जीवन के लिए भटकते हैं तो हम लोग अपना ऊंचा सोच खो देंगे, ठीक है, उसके चक्कर में।
यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोग को सादा जीवन उच्च विचार पे भरोसा रखना चाहिए। अगर हम उच्च जीवन खोजें तो अपना जो है ना बोल सकते हैं कि जो हाई थिंकिंग है उसको हम लोग खराब कर देंगे, उसको हम लोग खराब कर लेंगे। चलिए पैराग्राफ नंबर 23 पे आते हैं। इसमें क्या है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच विचार पूर्ण करना, है ना, सोच विचार पूर्वक, है ना, डेलिब्रेट करना, थिंकिंग करना। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा, इच्छा से। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, है ना, संतोष पाना, ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड होना। चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता अगर सही मायने में बोले, सही अर्थ में अगर बोले, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, ये गुना करने में नहीं है, वांट्स को बढ़ाने में नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट और वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, है ना। सभ्यता का असल मतलब है कि डेलिब्रेट करें, है ना, मतलब वो एक तरीके से संतोष, मतलब हम लोग को डेलिब्रेट करें, रोके, है ना, वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए, मतलब एक तरीके से ऐच्छिक रूप से हम लोग को रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट, हम लोग की अपनी इच्छाओं पर काबू करें हम लोग, है ना। इसमें है सभ्यता का असली मतलब। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट, और यही ऐसा चीज है कि अगर हम लोग अपने अंदर अगर ऐसी शक्ति विकसित करें कि हम लोग अपनी वांट्स को रोके, तो यही एक ऐसा है जो संतोष को जन्म देगी, है ना, जो कंटेनमेंट को जन्म देगी, संतुष्टि को जन्म देगी कि चलो ठीक है, जो है हमारे पास उतना में ही संतुष्ट है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, हम लोग रियल हैप्पीनेस जहां तक वास्तविक खुशी बात करें, वास्तविक सुख बात करें, और कैपेसिटी ऑफ सर्विस, हम लोग जो है सेवा क्षमता जो होता है, मतलब सेवा जो प्रदान कर सकते हैं, ये सब हम लोग का हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, अपने सभ्यता का असल मतलब को समझे, और सभ्यता का असल मतलब वांट्स को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि उसको रोकना होता है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 24 पे चलते हैं, अंतिम पैराग्राफ है, बढ़िया से समझिएगा सारे लोग, ठीक है, अंतिम पैराग्राफ है, बहुत बढ़िया समझना है आप सबको। देखो, एसर्टेन का मतलब होता है जांचना, ठीक है। फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट का मतलब होता है शारीरिक सद्भाव और आराम, ठीक है, शारीरिक सद्भाव और आराम। हिंड्रेंस है का मतलब बाधा, है ना, रुकावट पैदा करना। डिल्यूजन का मतलब होता है मिथ्या, धोखा देना। स्नेयर का मतलब होता है जाल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का होता है बौद्धिक, बौद्धिक, है ना। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, छोटा। डीजेनरेटेड मतलब होता है विकृत हो जाना, ठीक है। वॉलपचुअस मतलब उत्कंठा। उसके बाद है कंसंट्रेटेड मतलब ध्यान केंद्रित करना, है ना, कंसंट्रेट करो यहाँ पे, है ना, ध्यान केंद्रित करना। तो ये अपना वर्ड मीनिंग हुआ 24 नंबर पैराग्राफ का। आइए ना समझते हैं इसको पहले अच्छे से, ठीक है, बड़ा प्यार से समझिएगा। यहाँ पे है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, है ना। ए सर्टेन एक निश्चित बोल सकते हैं डिग्री, एक निश्चित सीमा तक फिजिकल हार्मोनी जो शारीरिक बोल सकते हैं, जो आराम है, कंफर्ट है, वो नेसेसरी है, जरूरी है, आवश्यक है। बट एबव ए सर्टेन लेवल इट्स बिकम हिंड्रेंस, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर अगर हम लोग आराम करते हैं तो ये हिंड्रेंस होगा, ये हम लोग के लिए बाधा का काम करेगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ हेल्प, है ना, सहायता के जगह पे बाधा का काम करेगा अगर हम लोग एक सर्टेन लेवल से भी ज्यादा आराम हम लोग खोजे तो, ठीक है। देयरफॉर इसलिए द आइडियल ऑफ, है ना, क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सिम्स टू ए डिल्यूजन एंड स्नेयर, है ना, कि ये जो विचार है, आइडियल है, ये जो आदर्श है कि भैया हम लोग जो अपने वांट्स को अनलिमिटेड नंबर पे बढ़ाते जाएंगे, अपनी चाहत को बढ़ाते जाएंगे और सेटिस्फाइंग, और वो संतुष्ट होता जाए, ये एक डिल्यूजन टाइप का, एक बोल सकते हैं कि धोखा टाइप का, एक स्नेयर, एक जाल टाइप का है कि भैया सबका सारी इच्छाएं थोड़ी पूरी हो जाएगी। तो ये अगर हम लोग अपनी वांट्स को बढ़ाते रहते हैं अनलिमिटेड और हम सोचेंगे कि उसको पूरा हो जाए, तो ये एक डिल्यूजन है, एक स्नेयर है, एक जाल है, एक धोखा है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं 24 में ही, द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, है ना, कि जो हम लोग को संतुष्ट करना है, क्या चीज, फिजिकल नीड, हम लोग का जो शारीरिक जरूरतें हैं, और जो इंटेलेक्चुअल नीड्स, है ना, जो हम लोग का जो बोल सकते हैं बौद्धिक जो जरूरतें हैं, ठीक है, ऑफ वंस नैरो, वो हम सेल्फ, हम लोग को खुद ही उसको छोटा करना होगा, है ना। हम लोग का जो नीड है, जो इच्छाएं हैं, जो मतलब जो हम लोग की चाहत है, उसको खुद ही हम लोग को छोटा करना होगा, कम करना होगा। मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट ए डीप स्टॉप, निश्चित रूप से कोई एक बिंदु पे मिलना चाहिए जहां पे रुक जाना चाहिए, हमारी अपनी चाहत को रोक लगा देना चाहिए, नहीं इससे ज्यादा नहीं। अब कितना चाहेंगे, अरे ठीक है, साइकिल था, बाइक चाहे बाइक मिला, बाइक मिला, कार हम सोचे कार भी मिल गया, अब बढ़ाते जाएंगे, प्राइवेट जेट तक पहुंचा देंगे, कोई बात हुआ, एक जगह पे रुक जाना चाहिए। बिफोर इट्स डीजेनरेटेड मतलब जब तक कि वो अब हानि न पैदा करने लगे, उससे पहले हम लोग को रोक देना चाहिए। इनटू फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉलपचुअसनेस, है ना, जो विनाश करे हम लोग को फिजिकल और इंटेलेक्चुअल्स, है ना, मतलब शारीरिक और बौद्धिक रूप से विनाश करे, इससे पहले हम लोग को एक रोक देना चाहिए, हम लोग का जो वांट्स इच्छाएं हैं उसको लगाम लगा देना चाहिए, ठीक है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम टू इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच
ऑल द एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे बोला गया ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को इस प्रकार से फिजिकल यानी शारीरिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक सर्कमस्टांसेस परिस्थिति को बनाना चाहिए, एक व्यक्ति को इस प्रकार शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को बनाना चाहिए सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर, अपने आप को रोके नहीं, हिंडर का मतलब रोकना, अपने आप को रोके नहीं, हिम टू इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता को सेवा देने से अपने आप को रोके नहीं, ठीक है। ऑन विच ऑल द एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पे मानवता की सेवा करना हम लोग का फर्स्ट प्राथमिकता होना चाहिए, जिस पे सारी सर्विसेज, सारी जो है सेवाएं केंद्रित होनी चाहिए, सारी हम लोग का एनर्जी, सारी ऊर्जाएं हम लोग को लगाना चाहिए। तो हम लोग को कहीं ना कहीं बात करें तो उस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, मतलब लोगों को ह्यूमैनिटी को सर्व करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 24 पैराग्राफ जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। बेसिकली क्या समझे आप, इतना समझो, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सबको ये क्लास जैसा भी लगा होगा नीचे एक बार पहले कमेंट कर दो, ठीक है। आप सभी लोग, है ना, हम बताते हैं आपको पूरा चैप्टर के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ सभी लोग इस क्लास को क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको रोजाना हम ऐसे ऐसे वीडियोस हर चैप्टर पे आपको बना के दें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही साथ आप चाहोगे तो हमारे इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि और सारे लोगों तक पहुंचे, अगर आपको लग रहा है ये जेन्युइनली हेल्प किया है आपको, क्योंकि हम एक साथ में सारा चीज बता दिए हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं ये चैप्टर के बारे में। देखो जी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक एस्से है, ठीक है, एक निबंध है। इसमें वो बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, भारतीय सभ्यता और इसके कल्चर के बारे में, ठीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कुछ कुछ मुख्य मुख्य फीचर्स क्या है ना, सैलेंट फीचर क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बताते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है ना उस रास्ते पे फॉलो कर चलता है जो हम लोग के पूर्वज हम लोग को बता के गए हैं, जो हमारे फोरफादर सेट फॉर अस, है ना, जो हम लोग को फोरफादर हम लोग के लिए बना के गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा सा बोलते भी है कि पश्चिमी सभ्यता, मॉडर्न सभ्यता में हम बहुत दिन रहे हैं, मेरा मानिए तो उस सभ्यता को नहीं कॉपी करिए, नहीं तो भारत की बर्बादी निश्चित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात बोलते हैं। थोड़ा सा बताते हैं कि वो लोग गॉडलेस है, भगवान को नहीं मानते, हम लोग गॉडलेस गॉड वाले हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है, फेथ इन गॉड, हम लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं। तो ये सब चीजों को बताए हैं और बोले हैं कि पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी लोगों के लिए ठीक है, भारतीय सभ्यता भारतीय लोगों के लिए ठीक है। अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं तो इसका मतलब भारत की बर्बादी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये चैप्टर हुआ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। होप सो आप सबको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, आपको जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं, आप सबको पसंद आया होगा, सबको अच्छा लगा होगा, है ना। हम भी बहुत मेहनत करके ये वीडियो को शूट करके आप लोग के लिए दिए हैं। एक वीडियो आपके लिए पूरा काफी हो, इंटरनेट पे आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसा भी लगा होगा नीचे आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आप सबको हम बता दें, हमारा एक ऐप है एजुकेशनल ऐप, अगर आपको इससे भी डिटेल में अगर पढ़ाई करना ना, सारे सब्जेक्ट अगर इस तरीके से घर बैठे हम पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से हर सब्जेक्ट में, साइंस कॉमर्स आर्ट सबका हम लोग का प्रॉपरली टीम है अलग से, ठीक है। तो आप हमारे एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करके वहां से अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अपना पूरा क्लास 11 क्लास 12 की जर्नी को आप तय कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 11 क्लास 12 की जर्नी को आप तय कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही सब लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करके वहां से अपना कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप सिंपल ऐप पे जाइए और उसको देखिए, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी, होप करते हैं आप सबको बहुत मजा आया होगा ये चैप्टर को करके, है ना। हम तो भाई अपना जी जान लगा दिए कि नहीं तुम लोग को किसी भी तरीके से समझाना है। होप सो, हम इतना ही उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो जी, हम लोग फिर मिलते हैं इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, फिर अगले चैप्टर के लाइन बाय लाइन के साथ, ठीक है। लगातार हम आपको पूरा सिलेबस टाइमली खत्म करवा देंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय। जैसा लगा होगा नीचे कमेंट डाउन कर देना, है ना, कमेंट